अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो चुकी है और वही हाल होता है सुबह ख़वातीन का जो सबका होता है। ये नहीं समझे कि अगर मैं वर्किंग लेडी हूँ तो आज सुबह मैं यही सोच रही थी अच्छा भला आज के लिए आज क्या रेसिपी बनानी है, क्योंकि नए नए शौक़ पैदा हो गए हैं बच्चों के। जी तो ये खाना है, तो ये खाना है, तो ये खाना है। और एज़ पेरेंट हमारा बस नहीं चलता कि हम बच्चों को क्या क्या कर दे दें, क्या क्या बना दें, चाहे उनकी इमोशनल नीड्स हों, चाहे उनकी फ़िज़िकल नीड्स हों, चाहे उनकी पैसों को लेके कोई चीज़ हो। बस माँ बाप बेहतर से बेहतर चाहते हैं अपनी औलाद के लिए। और भाई कोई फ़ोन तो आ जाए बेटी का, ख़ास तौर पे बेटियाँ, और अगर वो अपने बापों से कोई फरमाइश कर दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके बाप उनकी फरमाइश पूरी ना करें। सो बेटियाँ प्यारी तो लगती हैं, ज़ाहिर है अपनी होती हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है बेटियों के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के दिल में, और उनको बड़ा बचा बचा के चलते हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हर लम्हा कभी अब्बा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कभी भाई प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कभी अम्मा लाड उठा रही हैं नहीं उठना सोकर, या बिस्तर ऐसे ही छोड़ के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल निकल जाना, सारे आपके कपड़े, सारी जिम्मेदारियां बच्चियों की उनकी अम्माएं निभा रही होती हैं और कहती हैं बस ये आराम करे, ये आराम करे। सो ये कंफर्ट, ये सिक्योरिटी, ये उनके नाज नखरे उठाना, ये पेरेंट्स देते हैं अपनी बच्चियों को। और बहुत सारी चीज़ों में बड़ा सोच समझ के कदम उठाते हैं। बेटी है, बेटी के लिए ये करना है, वो करना है, और बहुत सारे ख्वाब सजाते हैं। लेकिन कभी कभार डेस्परेशन कि अच्छी जगह शादी हो जाए, रिश्ता आता है, सही पता नहीं लगाते, शादी कर देते हैं। और बहुत सारा खेल कहते हैं नसीब का भी होता है। वो बच्चियां जिनको आपने लाडों से प्यारा पाला है, जिनकी एक एक चीज़ का ख्याल रखा है, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे माँ बाप एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन इसलिए निभा कर लेते हैं कि औलाद है, औलाद की खातिर अपनी ज़िंदगी को छोड़ो, नहीं बन रही लेकिन बच्चों की खातिर चलाओ ज़िंदगी, चलाओ भाई, गाड़ी चलानी चाहिए। मगर अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद जब आप गलत सिलेक्शन करते हैं, गलत हाँ कर देते हैं रिश्ते पर, और ऐसे ससुराल में खुदा ना खास्ता बच्चियाँ चली जाती हैं जहाँ वो कॉन्फिडेंस जो आपने उन्हें दिया होता है, जहाँ वो मोहब्बत जो आपने उन्हें दी होती है, वो सब मांद पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो रवैये जो वो सहती हैं कभी कभार ससुराल में जाकर, वो उन्हें ये साबित कराने में बिल्कुल गुरेज नहीं करते कि तुम कुछ नहीं हो, तुम ज़ीरो हो और हमने तुम पे एहसान किया है रिश्ता करके। वो बिल्कुल गुरेज नहीं करते उसको ये जताने में कि तुम्हारी तो शक्ल सूरत तो कुछ है ही नहीं। अगर शक्ल सूरत होती है तो तुम तो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं हो, तुम्हें तो घर के काम नहीं आते, बाकी सब चीज़ों में परफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कीड़े निकालना ज़िंदगी में उसकी कि वो ट्रॉमेटाइज हो जाए। और ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हमने देखी हैं जो खिलते हुए फूल, खिलती हुई कली की तरह थी जब उनकी शादी हुई, और जब वो कुछ अरसे बाद आप उनसे मिलते तो आप उनको शक्ल देख के समझ जाते हैं ये मुरझा गई है, ये सूख के कांटा हो गई है, या ये बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती है, या इसका कोई ख्याल इसको रखने देता ही नहीं, इतना इसको ट्रॉमा दिया। सो आज बेसिकली हम उस चीज़ के ऊपर शो लेकर आए हैं। यहाँ बत्तियाँ तो बड़ी लगी हुई हैं, सजी हुई हैं, और ऐसे ही शादी को एक प्लेट में, एक ट्रे में सजा के पेश किया जाता है बच्चियों को। भारी जोड़ा, महंगी ज्वेलरी, ढोल पताशे, छुआरे बटना, हर जगह खूबसूरती, अच्छाई। लेकिन ये सारी खुशियाँ अगर उसका नसीब या आपकी चॉइस अपनी बेटी को लेकर सही नहीं है तो उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरों से भर सकती है। उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ कांटों से भर सकती है। एज़ वालिदैन जब हम उसके लिए अच्छा कोर्स, अच्छी कपड़े, अच्छी मटीरियलिस्टिक चीज़ें सेलेक्ट करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट हो, तो वाई नॉट ससुराल? क्योंकि हमारे यहाँ शादी लड़के से नहीं होती, उसके पूरे घराने से होती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, अपनी बच्चियों को हम ही सेव करेंगे, कोई बाहर से आके सेव नहीं करेगा।
तो आइए मिलके करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऐसे तो आज बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है, मगर एक आई ओपनर भी है, क्योंकि ये वाला जुमला है ना कि बेटा जाओ ससुराल तो मर के निकलना, ये हमारे कल्चर का नहीं है, ये हमारे मज़हब का नहीं है, ये इंडिया के कल्चर का है, जो फिल्मों में सुन सुन के आपने अपने बच्चों को कहना शुरू कर दिया कि बच्चा मर के निकलना। मतलब ये सेंटेंस नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ बेटियों की कदर की जाती है, बेटियाँ पैदा होती हैं तो उनको रहमत समझा जाता है। ये सारी चीज़ें और इंडिया की हैं भाई, जो कि चूड़ियाँ तोड़ देना और विधवा हो गई तो ये और वो, हर किसी के हुकूक है हमारे मज़हब में। अगर आप कल्चर्ड हैं, पढ़े लिखे हैं और अगर आपने मज़हब को सही से पढ़ा हुआ है तो बेटियों की कदर करना सिखाइए, बीवियों की कदर करना सिखाइए। और औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है हमारे मज़हब में। लेकिन आई डोंट नो कि आपने ज़्यादा इंडियन फिल्में देख ली हैं और उसकी वजह से आप वही कल्चर अपना अप्लाई कर रहे हैं। जब हम अलग हुए हैं, कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजन के डिफरेंसेस की वजह से हुए हैं, और इसलिए हम क्यों उनकी चीज़ों को अपने ही सोसाइटी पर लागू करें। सो आज का प्रोग्राम एक आई ओपनर है और मेरे साथ आज जो गेस्ट लिस्ट है मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। बड़े दिनों बाद गजाला आपा, गजाला जावेद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सबको, आमीन। और फिर मेरे साथ है फ़हीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और ज़ाहिर है इन दोनों के अलावा बहुत ज़रूरी है एक एक्सपर्ट की, जो हमें अगर हम कहीं इधर उधर हो रहे हों तो दिमाग या साइंस या उनकी पढ़ाई क्या कहती है वो हमें थोड़ा सही सिम्त में, डायरेक्शन में लेकर आएँ और आपको भी थोड़ा सा गाइडलाइंस दे। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर सना शमीम को, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज का टॉपिक जैसे मैंने आप पहले भी बताया कि वो ट्रॉमा जिससे हमारी बच्चियाँ गुजरती हैं ससुराल में जाने के बाद, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, शायद बुरे रवैयों की वजह से, शायद बुरे नाम से जिनको उनको पुकारा जाता है, या बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, या बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है उनकी पर्सनालिटीज़ को। तो एक बच्ची जो माँ बाप ने पाल पोस के ससुराल भेजी होती है। वैसे ये होता है ना कि जब मैंने तो अपने जितने भी लोग हैं इर्द गिर्द के लोग, तो मैंने देखा कि बेटी जब पैदा होती है बड़े खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, केक बांटते हैं। हम लोगों ने भी किया, हमारी बेटियाँ पैदा हुई तो इसी तरह किया। तो आप उन बच्चियों को ना कभी ज़िंदगी में ये एहसास नहीं होता कि वो समझती है कि ये हमारी ज़िंदगी है और हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, एक फैंटेसी वर्ल्ड में होती हाँ, है। ऐसा ही होगा। तो जब वो शादी का एक ख्वाब देखती है ना, तो वो बड़ा प्यारा ख्वाब देखती हैं कि हम यूं तैयार हुआ करेंगे, यूं कपड़े पहनेंगे, यूं घूमने जाएंगे, यूं करेंगे। हमने भी कुछ, गजाला जी, हमने भी अपनी बच्चियों के दिमाग में डाल दिया होता है लिपस्टिक नहीं लगाना, शादी हो जाए तब साड़ी पहनना, शादी हो जाए तब लिपस्टिक लगाना, तब बाल डाई तब करना, जाओ तुम अकेली, अभी नहीं हम तुम्हें भेज सकते, जब शादी हो जाएगी। हर चीज़ हम ये कह रहे होते हैं और हम उसको इस फैंटेसी वर्ल्ड में खुद धक्का दे के डाल रहे होते हैं कि बस शादी हो जाए। और एक तो और हाँ जी, एक और चीज़ में जो ऐड करते हैं वो ये कि जो करना अपने शौहर के साथ करना, एंड देन जब बाद में शौहर टाइम नहीं दे पाता तो फिर होता है कि टाइम क्या दे नहीं पाता कि उसके पास अलग पाबंदियां लग जाती हैं। सो वो पहले अम्मा अब्बा ने बोला कि जो करना है उसके साथ करना, सो हमने तो फैंटेसी वर्ल्ड खुद क्रिएट करके दे दी। गुड्डा गुड़िया की शादी, या वो फैंटेसी, वो मैगजीन्स, वो किताबें, वो डाइजेस्ट, वो स्टोरीज, वो फिल्में जो देख देख के वो बड़ी हुई है। सो हर तरफ तो उसको एक फैंटेसी गुड़िया का घर वाली जिंदगी लग रही है। और कितना ज़रूरी है निदा कि एक लड़की को प्रिपेयर करना कि उसने बच्चों, एक नस्ल चलती है उसके हाथों से। तो इसीलिए क्योंकि जब उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती है, वो एक बबल में ही रहती है, तो वो नस्ल भी फिर उसकी एक अजीब सी होती है कि वो बच्चे भी बहुत शेखी से अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि वो खुद ही अभी तक ग्रो हो रही होती है ना, छोटी छोटी उम्रों में। हाँ, वो खुद शादियां हो जाती हैं। हमारे यहाँ है तरीके का, अभी भी होती है। हाँ, कि भाई लड़की जल्दी ढल जाएगी रंग में, तो बहुत सारे रिश्ते जो देख रहे होते हैं लोग अपने बेटों के लिए, वो कहते हैं लड़की यंग होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए। तो वैसे एक बार ये बात तो बिल्कुल 100% सही है
कि जब आप थोड़ी सी कम उम्र यानी कि 20 साल 22 साल या 18 साल की उम्र की बच्ची की शादी होती है, तो वो जब एकदम नया माहौल देखती है ना तो वो डर जाती है उधर जाके। तो वो ना तो वो इतना डरती है कि वो अपने पेरेंट्स से भी शिकायत नहीं करती और वहाँ भी अपना स्टैंड नहीं ले सकती। तो इसी वजह से देखें, अभी जो नाकाम होती हैं शादियाँ ज़्यादातर बड़ी एज की जो मैच्योर होती हैं, अपना मतलब उन्होंने कैरियर बना चुकी होती हैं, खुद कमाती हैं, खुद सब कुछ कर रही होती हैं, तो फिर वो मतलब कंप्रोमाइज़, हाँ मतलब अपना घर सबको प्यारा लगता है, आपको भी अपना घर अच्छा लगा, मुझे भी, इसको भी, हम सब वर्किंग वूमेन है ना, काम कर रहे हैं, लेकिन हम घर को लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है ना तो उसको ना 24 घंटे कंपैरिजन, मुकाबला नंदों के साथ, मतलब उसकी सास ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और स्पेशली मैं कहती हूँ ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती हैं ज़्यादातर नंद की वजह से होती हैं। अगर नंद अनमेरिड्स है ना तो उनका मुकाबला, हालांकि जब वो अपने घर में होती है वो बेचारी इसी हाल में होती है कि उसकी भी माँ यही कहती है इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, यूँ नहीं करना, इस तरह नहीं करो। लेकिन जब वो शादी के बाद अपने मियाँ के साथ कहीं जाना चाहती है या वो चीज़ें अपनी सेलिब्रेट करना चाहती है जो उसके ख्वाब थे और अब पूरे हो रहे हैं, तो वो पूरे नहीं कर सकती, क्योंकि वो मियाँ कहता है यार वो देखो ना, वो उसका मूड ऑफ हो जाएगा, मेरी बहन का मूड ऑफ हो जाएगा, देखो अम्मी का मूड बहुत बुरा है, आज नहीं फिर किसी दिन देखते हैं अम्मी का मूड अच्छा होगा। तो उसकी ज़िंदगी ना एक मूड पे चलना शुरू हो जाती है। कभी नंद का मूड होता है, कभी उसके शौहर का नहीं होता, कभी उसकी सास का। तो वो हर वक्त ना अपने आप को कंट्रोल कर करके एक इतनी एंजाइटी उसके अंदर भर जाती है। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूँगी कि आपके पास अलग अलग केसेस आते होंगे थेरेपी के लिए, साइकोलॉजिस्ट हैं आप ज़ाहिर है, तो इस वजह से तो किस किस चीज़ों का आपको सामना करना होता है? बेसिकली जो आज का टॉपिक है ना, वो इसलिए एक जो इसके मायने बताऊं और जो उसको लेके चलूं, तो ये ट्रॉमा पे जो आपने बात की थी ना, तो उसी वक्त मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि ट्रॉमा जो है वो सिर्फ उस खातून को नहीं होता जो उसको फील कर रही होती है, वो ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा भी होता है। यानी मेरे पास ऐसे बच्चे भी आ रहे होते हैं, ऐसी जवान लड़कियां भी आ रही होती हैं जो अपनी मदर का ट्रॉमा लेके और फिर आ रही होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जब आ रहे होते हैं और फिर हम उससे थोड़ा सा प्रोबिंग करते हैं, केस हिस्ट्री पे जाते हैं, तो पता चलता है कि जी मदर के साथ दादी बहुत बुरा करती थी, मदर के साथ हमारी पप्पो का बहुत मसला रहता है, और उसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आते हैं वो हम बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं आजकल की जनरेशन में। ओके, तो ये ट्रॉमा आप कह रही है जेनेटिक हो जाता है कि जीन्स दर जीन्स चल रहा है, माँ से बच्चों में, बच्चों से बच्चों, उनके बच्चों में। बिल्कुल। लेकिन ये कितनी अच्छी चीज़ है कि उसको तोड़ने के लिए वो थेरेपी के लिए आपके पास आ रहे हैं। बच्चों को ये पता भी तो चले ना, बेचारे कभी कभार लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, और हम इसीलिए इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है एज बहू, एज लड़की, स्पेशली मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को, कि उसको थेरेपी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपने आप से प्यार करके जाएं थेरेपी के लिए। ये वही थेरेपी या मतलब लाइक ये दिमाग की मेंटल हेल्थ, ये वही प्रॉब्लम है जो आपको अगर कभी कोई नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या कोई ऐसी आपको मर्ज़ लागू है जिसके लिए आप ट्रीट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसको भी एक मर्ज़ समझें। मेंटल हेल्थ इज़ सीरियस। मतलब कि आप सुन रहे होंगे अपने ख़ानदान में, अपने इर्द गिर्द कि खुदकुशी कर ली, गोलियां खा ली, फिनाइल पी लिया, ट्रेन के आगे आ गए, फलानी जगह से कूद गए। तो ये इसीलिए हो रहा है कि ये मेंटल इलनेस है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। नहीं बिल्कुल। आप अगर किसी को कहेंगे ना कि साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाएं, तो लोग इसको बहुत बुरा मानते हैं कि हमें पागल समझ रहे हैं क्या, हम पागल हैं जो हम जाए। तो ये एक क्लियर होना चाहिए कि यार हर शख्स को ज़रूरत है। ये नहीं है और क्या गरीब लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो हर सकती? किसी को है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं बात करती हूँ कि भाई हमें रोटी कपड़ा खाना वाना मिल जाए, बस हमारी जिंदगी के सुकून में। हाँ, ये बोलते हैं यही कि बोलते हैं। हमें मेंटल हेल्थ का नहीं पता। ये क्या बीमारी ये क्या है? बाजी, हमें तो बस खाना मिल जाए, हमें पेट भर के हम। कहते हैं कि अमीरों की बीमारी, अमीरों के सारे मसले हैं। बिल्कुल। लेकिन आप क्योंकि जिना में होती हैं तो वहाँ तो हर तरह के लोग आते होंगे। जी बिल्कुल। आप फेस करती हैं उन लोगों को जो लाइक बहुत अमीर कबीर नहीं है और एक लोअर मिडिल क्लास के तबके से ताल्लुक रखते हैं? अच्छा, मेरे पास इसीलिए दोनों तरह का एक्सपीरियंस है कि जिना में बिल्कुल डिफरेंट पॉपुलेशन आती है और प्राइवेट क्लिनिक्स में बिल्कुल डिफरेंट पॉपुलेशन आती है। बिल्कुल। अच्छा, जिना में
तब ज़्यादा लोग आते हैं जब आपके फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ओके, दौरे पड़ना शुरू हो गए, बच्ची बेहोश मतलब लेट हो गए जब। एग्जैक्टली, बेहोश हो गई, डिसोसिएशन आ रही है। पहले जिन वो भी शुक्र है कि आना शुरू हुए, वरना समझते हैं जिन चढ़ जिनके गया। पास से होके फिर आए ओके, अच्छा, जिनका मामला सॉर्ट वो झड़वा झड़वू के, वो झाड़ू वाड़ू मरवा के। जब 4 से 5 मौलवी हज़रात के पास जाके फिर भी नहीं फ़ायदा आया, तो किसी ने बोला कि तुम जाके जिना में भी दिखा दो, वहाँ साइकियाट्रिस्ट बैठते हैं, वहाँ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जस्ट चेक करा लो जाके, तो वो बेचारे आ जाते और हैं। क्या एक्सट्रीम सिम्टम्स, क्या क्या उनको सीजर्स आ रहे होते हैं? बिल्कुल सीजर इस तरह के आ रहे होते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अभी पूरा दौरा ही पड़ा, मिर्गी का दौरा पड़ा, बट कोई उसका MRI कराओ, कुछ कराओ, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं आता। दूसरा बेहोशी का, बार बार बेहोश हो जाए, बस बेहोश हो गए, पड़े हुए नीचे लेटे हुए एकदम गिर गए। ये डिसोसिएशन अपने आप से बिल्कुल अपनी और बॉडी हम ये कह रहे होते हैं तो ड्रामा कर रही है, और ये ऐसा तो ही ड्रामा आता कर रहे है हैं। क्योंकि वो जो लड़की मेरे पास आई, जब उसकी शादी हो गई तो उसके घर वाले उसके शादी के बाद लेके आए। पहले उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने कहा थक जाती है, गिर जाती है। फिर बाद में जब वो शादी हो गई, उसके बाद जब ससुराल वालों ने कहा कि ड्रामे कर रही है, फिर लेके आए। तो इस उसमें यानी ये जो लोअर तबका होता है या जिनका सोशल इकोनॉमी थोड़ा लो होता है, वो इस तरह से आ रहे होते हैं। और जिनका हायर होता है वो ये कहते हैं कि मैं बैठी होती हूँ, सबसे बातें कर रही हूँ, सारी दोस्तें हंस रही होती है, मुझसे नहीं हंसा जाता। उनके अलग तरह से आ रहे होते हैं। हाँ, हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुद अपने शौक से गई हूँ, बट मुझे वहाँ पे इतना सा भी मज़ा नहीं आया, एंड आई डोंट फील लाइक इट कि मैं वहाँ पर बैठी हूँ। अगेन डिसोसिएशन की दूसरी काइंड, हूँ मैं वहाँ पर बट आई डोंट फील आई एम हियर। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट डायनामिक्स के साथ आ रही होती हैं। इसमें किसी को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ये मेरे पेरेंट्स या मेरी मदर का ट्रॉमा है जो मैंने, दे डोंट नो। जब वो आते हैं और फिर हम प्रोबिंग करके केस हिस्ट्री पे जाते हैं, चाइल्डहुड हिस्ट्री पे जाते हैं और घर के सारे डायनामिक्स, पेरेंट्स से मिलते हैं, तो पता चलता है कि मदर और फादर दोनों बैठे हुए हैं, मदर टॉकिंग, फादर रुको मुझे बताने दो, पहले मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कि माँ बोल रही है और ऐसे स्नब करके। एग्जैक्टली, हाँ, पहले मुझे बताने दो। लिटरली ऐसा भी होता है कि हाथ पे सबर करो, मुझे बताने दो। अब वो अगर क्लिनिक सेटिंग में अपने हाथ नहीं रोक पा रहे, तो व्हाट डू यू थिंक घर पे कितना रोकते होंगे? ओह, तो आप ये सारा चीजें ऑब्जर्व, सारी चीज़ें ऑब्जर्व और ये बहुत कॉमन है कि आपके हमारे हर घर में होता होगा बिल्कुल कि तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जी एग्जैक्टली, तो अगर ये मियाँ कर रहा है तो ऑब्वियसली घर के और भी ससुराल मेंबर्स जो हैं वो भी कर रहे वो भी होंगे। कर रहे होंगे। फिर वो तो सब एक वो जो सास और नंद, हर जगह नहीं कह रही मैं, कहीं कहीं जगह वो सब बहुत वेल एजुकेटेड बन जाती हैं, और जो सबसे कचरा बेचारी रह गई है वो लड़की रह जो गई है, लड़की क्योंकि के उसको कुछ बच्चे नहीं होते हैं, फिर वो बच्चे भी उस माँ की इज्जत नहीं करते। माँ की, देखो कभी कभार माँ की इज्जत नहीं करते, कभी कभार उनको लगता है कि इनकी नहीं है इज्जत तो हमारी भी नहीं। ये और बच्चे भी तो स्ट्रेस में जाते हैं ना। बच्चों को भी तो वो की वजह ट्रॉमा से। आता है। आज दफ़ा वो सना कहती है कि कभी कभी मुझे कहती है कि आप ये करा लें, तो मैं कहती नहीं, मुझे तो नहीं। कहती है अम्मी आपका जहन कबूल नहीं कर रहा होता, आप समझ रहे होते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी इतनी स्ट्रेस में जा चुकी होती है कि आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। आप समझ रहे होते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो जब वो आपसे बात करना शुरू करते हैं और कुछ अरसे के लिए आप अपना क्लासेस लेती हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रेस में थी और अब आप कितने रिलैक्स हैं। तो आपको करना चाहिए। मेरी बेटी की एक दोस्त थी, तो वो उसके पेरेंट्स हालांकि बड़े पढ़े लिखे सारे, बच्ची भी पढ़ी, अच्छे स्कूल में पढ़ी, कॉन्वेंट में सब कुछ, तो वो ना कहते थे कि इसके ऊपर ना कुछ है जी। अच्छा, लेकिन क्यों है भाई? मतलब अक्सर सुबह उठी है तो इधर कट पड़े हुए हैं, इधर कट पड़े हुए हैं, नील पड़े हुए हैं, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। तो शुरू में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि नहीं हमें तो नहीं पता, मतलब एक वैसे नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाना। फिर उसके बाद मौलाना साहब ने कहा कि जी नहीं, इसके ऊपर तो कोई साया वाया है, ये है वो है। बहुत अरसा तक उसका चलता रहा, लेकिन मतलब एंड पे ये निकला कि वो लड़की साइको है। वो रात को जब सब सो जाते हैं तो वो अपने आप को कट लगाती है, अपने आप को मारती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स में ना इतनी बॉन्डिंग नहीं थी, तो वो लड़ते थे तो वो स्ट्रेस में आती थी। जब वो स्ट्रेस में आती थी तो वो उनके सामने कुछ नहीं करती थी, वो रात को अपने आप को अजियत देती थी। जो उसकी माँ को मिल रही होती थी ना, तो वो अपने आप को वही अजियत देती थी जो उसकी माँ को मिलती थी। ये मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारे साथ कौन है? पहली लुबना। लुबना, आप क्या बताना चाहेंगी? मेरे साथ ये मसला है कि मेरी जो नंद है ना, उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मेरी सास है, हस्बैंड और एक नंद, बाकी नंदे और जेवर वगैरह कोई नहीं है।
इकलौते ही है मेरे हस्बैंड भी, इकलौती है उनकी बेटी। अब माँ जो है ना, बस बेटी की हर बात जो बेटी ने कह दिया ना, बस वही सच है। शादी वाले दिन ये हुआ कि वलीमा था मेरा, शरारा पकड़ के चल रही थी। मैंने बस ये कह दिया, आप ही मैं खुद चलूँगी। बस वो कहना जो था ना, बुरा लग गया मेरी ज़िंदगी का, बस कह लें कि वो सबसे खतरनाक दिन वो, था। क्योंकि कभी कभार जो दूसरा शरारा पकड़ा होता है वो ज्यादा उठा लेता है। हाँ, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो आपको पता है कि कितना उठाना है, मुझे कितना वो बुरा लगता है। और वो कोनों से पकड़े होते हैं, इतना अजीब भी लग रहा होता है। बिल्कुल। तो वो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा मैं खुद चलूंगी, तो वो उन्हें इतना बुरा लगा, तो उन्होंने टुस्वे मारने शुरू कर दिए। बाकी चहमे गोइयाँ होने लगी, ये क्या हो अच्छा, गया? उसी वलीमे के दिन रोने वलीमे लगी में वो? वो मेरे पास आके बैठी भी नहीं, और फोटोज़ वगैरह कुछ भी नहीं ना, पिक्चर वगैरह नहीं ली। अब वलीमे की सुबह जब मैं उठी हूँ तो सास का इतना बड़ा मुंह बना, मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं कि ये बात अब नई नई दुल्हन है, वो अभी मानूस नहीं है उस एनवायरनमेंट से, और वहाँ सब मूड ऑफ करके बैठ जाए लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब वो मैं सुबह उठी हूँ तो वो कह रही है, तुमने हमारी बेटी पूरी रात रोई है, ऐसा क्या कह दिया तुमने मेरी बेटी को? मैं कह रही हूँ मैंने क्या कह दिया, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। फिर वो जी बात पता चली कि तुमने ऐसा बोल दिया था कि शरारा नहीं पकड़ो। ओहो, मैंने कहा ये क्या गजब हो गया। बस उस दिन से जो वो नंद ने जीना हराम किया हुआ है ना, हर बात में रोक टोक, ये क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, ऐसे नहीं करते भाभी, ऐसे नहीं, फर्स्ट ऐसे करो। इंप्रेशन ही ऐसा आ गया ना दोनों का। वो स्टार्ट ही उन्होंने इस तरह लिया कि बस एक बात पकड़ ली ना, और हस्बैंड भी इस तरह से कुछ कह ही नहीं रहा। हस्बैंड आपका साथ देते हैं कि नहीं देते? नहीं, बस बहन की ज़्यादा सुनते हैं। कहते हैं वो भी तो अपने ससुराल में इस तरह से मैनेज करती है, सब कुछ करती है। अब वो यहाँ आके तुम पर अगर हुक्म चला रही है तो तुम मान लो तो वो उनकी बात। कितने ऑफनली आती है आपके घर? अक्सर आती रहती है, हफ्ते 15 दिन बाद बस चक्कर लगाना है। और फिर जब वो हफ्ते 15 दिन बाद आती है तो माहौल अजीब हो जाता है। हाँ, माहौल अजीब हो तब जाता है। तक सही रहता है जब तक वो नहीं आती। हाँ, सास बहुत अच्छी रहती है, लगता ही नहीं है कि वही सास है। और बस वो जो आएंगी ना बहन, तो बस बिल्कुल ही चेंज, तेवर ही बदल जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया हो गई। अच्छा, वैसे ऐसी नंदे ना आती भी ज़्यादा हैं। आप ये देखिएगा, ज़्यादातर लोगों से बात करेंगे ना तो आपके इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो अपने मेके में जाकर अपनी भावज को कंट्रोल करती हैं ना, और जाके गंद करती हैं ना, वो नंदे अपने मेके में बहुत ज़्यादा जाती हैं। और जो अपने घर में खुश होती हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह उधर जाके वो कम जाती हैं। बस उन्हें फिर ये होता है ना कि क्या कर रही है भाभी, ज़रा जाके देखूँ तो, इतने दिन हो गए, ज़रा खबर तो लूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस हर बात में इंटरफेयर करना, ये क्यों किया, मैं तो इस तरह करती थी, तुम इस तरह क्यों कर रही हो, ये काम इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है। मतलब जो आप पहले करती थी, अब अगर मैंने कोई चीज़ अपनी मर्जी से चेंज कर ली तो नहीं, वो वहीं रखो जहाँ रखी थी, आप चेंज नहीं करो। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद मैं आऊँगी। आपसे मुझे ये सवाल करना है कि क्या इंसान की नेचर ऐसी होती है कि उसको कोई कमज़ोर मिल जाए और उसके ऊपर हुक्म जताना और उसको अपने इशारों पे नचवाने में क्या कोई एक सेटिस्फैक्शन मिलती है क्या? ये इस तरह मैंने बहुत सुना है, घरों में होता है कि वो या सास या नंद या कोई जेठानी देवरानी ऐसी होती है जो अपने इशारों पे नचाती है लोगों को, तो वो उसको एक सुकून फील होता है। क्या ये कोई प्रॉब्लम है? इसके बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, आज हम बात करें अपने शो पे वो ट्रॉमा जो बच्चियों को बेयर करना पड़ता है, या बच्चियों के बच्चों को, लड़कियों को बेयर करना पड़ता है, स्पेशली शादी होने के बाद, और उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल स्वैप कर जाती है। जिस तरह हमने अपनी बेटियों को पाल पोस के भेजा होता है, उनके नाज नखरे उठाए होते हैं, लेकिन वो सब वानिश हो जाते हैं और फिर वो मुरझा सी जाती है। तो उसके ऊपर हम बात करें। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि कभी कभार कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको मज़ा आता है दूसरों को दबा के, उनके ऊपर पैर रख के, उनके हुक्मरानी फील होती है। वो क्या सैडिस्ट सेटिस्फैक्शन होती है? सबसे पहले तो इस चीज़ पे जाते हैं कि ये हो क्यों रहा होता है। हाँ, तो दो मेजर चीज़ें होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं कि डिफेंस मैकेनिज़्म, जैसे डिस्प्लेसमेंट। मैं किसी स्ट्रॉन्ग शख्स पे तो निकाल नहीं सकती, तो वीकर पे निकाल लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बात हो रही थी कि अगर अपने घर में या अपने ससुराल में मसले चल रहे हैं तो वहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं इसको डिस्प्लेस कर दूँ भाभी पे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि रीइंफोर्समेंट। अब भाभी पे कर रही है, हस्बैंड भी साथ में ये कह रहा है कि कोई मसला नहीं, कभी कभी तो आती है, वो उठा लोगी तो क्या हुआ, वहाँ इतना कुछ कर रही होती है। प्लस उसकी मदर इन लॉ भी यही कह रही होती है कि मेरी बेटी तो बेचारी इतना काम करके थक के आती है। तो वो जो लड़की है, जो नंद है, उसका बिहेवियर भी रीइंफोर्स हो रहा है। यानी एक चीज़ अगर वो गलत हो रही है तो उसको गलत को गलत इसलिए नहीं कहते कि कहीं
बहू सर पे ना चढ़ जाए। तो जब ये सारी चीज़ें आ रही होती है तो ये चीज़ें अगर बहुत अर्ली एज में आ जाएँ तो हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई हैं। अगर अर्ली एज नहीं है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल नंद 23, 23 ईयर्स 22 ईयर्स के बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो फिर ये ट्रेट्स नहीं होते हैं, ये कुछ फीचर्स होते हैं जो आते हैं और फिर जा भी सकते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटी एज से सारा कुछ हो रहा है ना, रेनफोर्समेंट भी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कर रही है और इस चीज़ को इसी तरह से लेके जा रहे हैं, तो फिर वो पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं, जो आप कह रही हैं कि सैडेस्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा के नुकसान नहीं, उनको नुकसान पहुंचा के अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन बस ये हो रहा था कि मेरे अंदर जो इरिटेबिलिटी है ना, जो मेरे अंदर जोश है, जो गुस्सा है, उसको डाइवर्ट करने का तरीका ही यही नज़र आता है। जैसे अभी हमारा ड्रामा शेर बड़ा हिट हुआ है ARY का, उसमें जो अर्जुमन रहीम का कैरेक्टर था वो एक नन थी जिसकी शादी नहीं हुई है, उसकी उम्र हो गई है और वो इतनी कड़वी हो गई है और उसकी कड़वाहट बाकायदा घर में घुली हुई नजर आ रही थी, क्योंकि वो अपने भाइयों के कान भरना, तो वो उसकी जो टॉक्सिसिटी थी, जो उसके अंदर एक बड़ी उम्र तक शादी ना होने की वजह से, जबकि शक्ल सूरत की सब चीज़ों की वो अच्छी थी, मगर वो किसी वजह की वजह से शादी नहीं हुई। सो वो ये खुद एंड में रियलाइज़ करती है कि जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट मैंने अपने इर्द गिर्द क्रिएट किया हुआ है अपनी वजह से, और वो भाई और वो घर वाले सारे इसलिए उसके नाज नखरे उठा रहे हैं क्योंकि वो घर की बेटी है और उसने घर के लिए कुर्बानियाँ दी और वो उसकी शादी नहीं हुई। सो सारी सिंपैथी अक्सर घरों में ये देखी गई है, जो कि अभी इनका पॉइंट भी था कि नंद आती हैं और जब भी आती हैं वो घर का माहौल ख़राब करके चली जाती हैं। तो इनके मियाँ कहते हैं बर्दाश्त करो, और वो बर्दाश्त करने को इसलिए कहते हैं कि देखो वहाँ का टॉक्सिक इन्वायरमेंट, ससुराल का उसके टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, वो एग्जॉस्ट कहाँ करे। अक्सर होता है ना कि हम अपनी अम्मा के गले रख के रो लेते हैं, हम आगे ससुराल ने कुछ कह दिया तो हम अम्मा के गले रख के, मैका है वहाँ जाके हम वेंट करते हैं। सो अगर हम माँ के गले रख के वेंट कर रहे हैं या रो रहे हैं, कि थाटसेस अपने कर रहे हैं, तो उसमें भाभी का क्या कसूर। एग्जैक्टली हम वेंट कर रहे हैं उधर आके, उधर आप रोएं धोएं गले लगे वेंट करें, किसी का कंधा चाहिए रोए, मगर आके वही टॉक्सिक एटीट्यूड जो आपको ससुराल में, अपने ससुराल में मिल रहा है, वो आप अपने मैके में लेकर आ रहे हैं और तकलीफ दे रहे हैं अपनी भाभी को, और भाई कह रहा है कि बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो। सो वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट आप अपनी बीवी को दे रहे हैं। ये मर्दों की गलती है ना फिर इसमें। तो बिल्कुल, देखिए एक साइकिल चल रहा होता है, कहीं भी ये हो रहा होता है कि जब माँ के पास आके नंद कुछ रो रही होती है, कुछ कर रही होती है, तो समटाइम्स भाभी कहती है कि तुम्हारे सारे रोने यहाँ आते हैं, समटाइम्स ऐसा भी होता है, वाइस वर्सा भी हो रहा होता है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे यहाँ जो माइंड सेट बन गया ना, इसको चेंज करना और इसको बदलना, साथ में इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जिस घर के बड़े सही होते हैं ना, यानी कि सास अगर सही है और उसका मियाँ सही है ना, उस घर में ये चीज़ें नहीं होती। सही बात है। क्योंकि सास को पता है कि देखें, कोई भी दुनिया की माँ को, हर माँ को पता होता है कि मेरी बेटी गलत है। इतनी बेवकूफ़ कोई नहीं औरत नहीं होती जिसने इतनी ज़िंदगी गुजारी होती है, उसको पता होता है कि ये मेरी बेटी गलत है, यहाँ पे मेरी बहू सही कह रही है, लेकिन क्योंकि वो बेटी है तो बेटी का साथ तो देना है। तो वो बेटी का साथ देते देते वो इतना गंदा माहौल कर देते हैं, क्योंकि बेटी का साथ देने के लिए फिर वो अपने बेटे को भी पटियां पढ़ाती हैं कि नहीं देखो तुम्हारी बहन आई है, तुम्हारी बीवी ने ये किया, तो वहाँ पे वो ये नहीं समझती कि जो मेरा फैमिली है, जो मेरी फैमिली को लेकर आगे जाएगी, मेरे बच्चों को, जो इसके बच्चे होंगे वो हमारा नाम आगे बढ़ाएंगे, वो ये बिल्कुल नहीं सोचती। उस वक़्त उनको ये होता है कि किसी तरीके से मैं अपनी बेटी को खुश कर लूँ, चाहे उसको गालियाँ दूँ, चाहे उसको बुरा कहूँ, मेरा बेटा भी मिलकर उसको बुरा कह ले। जब मेरी बेटी अपने मेके से जाए तो खुश हो कि क्या मैंने मार का मारा है। तो ये सब बड़ों की गलतियाँ होती हैं। सही बात है। एक और बात बताऊँ, ये सिर्फ इस तरह नहीं होता कि कह रहे होते हैं, सिर्फ जेस्चर्स भी ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एकदम इग्नोर करना, बात ना करना, खुद ही देख लो, या इस तरह से मुझसे मत पूछो, वैसे भी कौन सा पूछती हो। तो इस तरह की चीज़ें, चाहे गालियाँ वगैरह ना भी दें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी ना, मतलब मुंह बना लेना, यस, बात मुंह नहीं बना करना। लेना भी, यस। तो फिर बहू बेचारी टेंशन में रहती है कि ये मुझसे क्यों, मैंने ऐसा क्या। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि यार इतना अच्छा तो ससुराल है, ना कभी गालियाँ दी, ना कभी हाथ उठाया, एग्जैक्टली, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो नजर नहीं आ रहा होता दुनिया को। अच्छा, यहाँ पे एक बात ऐड करूँ कि ट्रॉमा जब भी हम बात करते हैं ना, तो लोग यही कहते हैं कि क्या, कौन सा मारता है, कौन सा तुम्हें कोई कुछ कर रहा है, सुकून से घर पे रह रही हो, बड़ा सा तुम्हें घर मिला हुआ है। ये ट्रॉमा फिजिकल नहीं होता,
ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। बर्दाश्त करना है और क्या है। वो जी, जो आपके इमोशनली इतना डिस्ट्रेस दे देता है, इतना तकलीफ देता है जो नज़र नहीं आती। हाँ। जो फिर उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब कर रही होती है, फिर उसकी बीमारियों में निकल रही होती है, और फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल बीमार हो जाती है फिजिकली, तब जाके फिर होता है तो पता चलता है कि जब वो पूरा प्रेशर उसकी फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है, जो पड़ चुका होता फिर है। नजर आती है, फिर इतनी लास्ट स्टेज पे जाके आप ट्रीटमेंट की बहुत तरफ। सारी नस्ल में बच्चियां ट्रांसफर कंसीव नहीं कर सकती क्योंकि conceive नहीं उनको कर इतना स्ट्रेस दिया जाता है। अच्छा, वो ये बात नहीं सोचते कि हमने स्ट्रेस दिया, ये इसकी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी हो गई है कि ये बेचारी खुश ही नहीं है, कंसीव नहीं कर रही। उस पे फिर उसको और भी बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई इसके तो बच्चा नहीं होना, ये दूसरी शादी कर लो। वो और ज़्यादा ट्रॉमा में चली जाती है। वो तो बिल्कुल मतलब वो कहती है कि मेरा क्या कसूर, भाई मैंने क्या कर लिया है ऐसा। लेकिन जब कर रहे होते हैं, मैंने एक फैमिली देखी कि हमारे बड़ा अच्छा ही बहू खाना वाना बनाती, सब कुछ बड़ा अच्छा बनाती। तो जब कोई उसकी नंदे वंदे घर में आए ना, तो अचानक उसके खाने में कभी नमक तेज़, कभी तेल ज़्यादा, कभी मिर्चें ज़्यादा। तो वो बेचारी खुद भी मुझसे सारे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो मुझे कहने लगी कि आपा मुझे एक बात बताएं, मैं इतना अच्छा खाना पकाती हूँ, मेरी सास भी तारीफ़ करती है, मेरा मियाँ भी करता है, लेकिन जब भी कोई मेरी नंदे या उनके ससुराल जब मियाँ आते हैं तो मेरे खाना नहीं मुझसे अच्छा बनता, कभी नमक तेज़ होता है, कभी कुछ होता है। तो वो क्या होता था, नंद डाल देती थी नमक अच्छा, जान के, कि ताकि इसको अजियत दी जाए कि ये जानबूझ के खाना ऐसे बनाती है जब हम लोगों ने आना होता है। तो वो बेचारी को काफ़ी अरसा तक तो इसी स्ट्रेस में कि यार मैं नहीं करती, मुझे कैसे ऐसे बुरा हो सकता है, कि शायद मैं पैनिक हो जाती हूँ ज़्यादा लोगों। देखिए, जो इंसान मासूम होगा तो वो तो यही सोचेगा मतलब ना कि मैं पैनिक आप होती हूँ। सोच नहीं सकते, जो ड्रामों की साजिशें हैं वो असल जिंदगी में चल रही होती और बहुत अरसे के बाद वो कहती है मैं खाना बना के मतलब नहा के तैयार होने के लिए जब मैं वापस आई तो मेरी नंद जो है ना, वो उसका ढक्कन उठा के ना तो यूं करके कुछ डाल रही थी। तो कहती है मैंने कहा ये क्या कर रही है, कहती है वो मैं चखने लगी हूँ कैसा है। तो कहती है उस दिन मुझे पता चला कि ये मेरा खाना ख़राब कर। अल्लाह। आइए चलते हैं हम सना की तरफ। और सना कहाँ है जी? अस्सलाम वालेकुम सना जी, आप क्या कहें? मेरा तो ट्रॉमा ही अलग है। मीन्स एक छोटी सी बच्ची ने मुझे ज़हनी अज़ियत दी हुई है, मेरी जिठानी की बच्ची ने। छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी है? 11-12 साल की। ओह माय गॉड, क्या जब मैं मतलब? शादी होकर आई हाँ। तो हम लोग एक ही साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली। फिर घर छोटा पड़ा तो मेरे जेठ ने कहा कि आप अलहदा हो जाओ, तो क्योंकि उनकी ज़्यादा चलती है, ससुर है नहीं। हाँ। लेकिन आप कहीं दूर नहीं जाएंगी, गली में ही घर लेंगी। मैंने रेंट पे घर लिया, चलें सुकून हो जाएगा। लेकिन वो उन्होंने, मेरी जिठानी ने अपनी बच्ची को एक कैमरामैन के तौर पर मेरे घर में एंटर करा दिया। अब वो आती है, बैठती है, सब कुछ ऑब्ज़र्व करती है, जाके वहाँ बता देती है। अब मैं इस कदर ज़हनी अज़ियत में हूँ, ना मैं खाऊंगी अच्छा, ना मैं पहनूंगी अच्छा, क्योंकि मुझे पता है वहाँ जाके सब इतला चली जाएगी। और वो 12 साल का जो जहन है वो अपनी तरफ से, वो बच्ची है, कहानियां बनाए, क्या करे, वो 12 क्या बनेगी, अल्लाह माफ़ करे। वो बनेगी तो अलग सी बात है। अभी इनकी जिंदगी में जो माशाल्लाह इस रंग तरीके बोले। से हो गया कि वो मेरी सास नंद को भी जब बताती है, वो इस तरह पोर्ट्रे करती है कि चच्ची ने तो ये कर दिया, चच्ची ने तो ये कर दिया। अब मैं जब उनसे बात करने जाती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उन्हें समझाने कर, मेरी पेशी लग जाती है, मैं काँपने लगती हूँ कि मतलब क्या कर रहे हो मेरे साथ। मैं समझा रही हूँ, इस बच्ची की बात पे यकीन कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब वो कहते हैं नहीं, बच्ची थोड़ी ना झूठ बोलेगी, वो देख कर आई है। अब मैं घर में भी काँपती हूँ, सब जगह लड़ाई वाली मशहूर हो गई हूँ। मीन्स ये तो बहुत बुरा लड़ती है। अब मैं जितना भी कोशिश कर रही हूँ, यानी अलग हो के भी आपको मुझे सुकून नहीं मिल रहा। और अभी भी जैसे ये कि मैं बच्ची को समझाती हूँ तो वही कहती हैं कंट्रोल करिए, कंट्रोल करिए, हमारे बच्चों की ये तरबियत करेगी, हम क्या नहीं कर रहे तरबियत। अब मेरी सास को चच्ची के घर तो उनकी अम्मी आई हैं, उनकी बहन आई हैं। मैं सेपरेट होता है इंसान सुकून के लिए, लेकिन मैं सुकून में नहीं हूँ बिल्कुल भी। अब मैं क्या करूँ, क्या ऐसा हल हो कि तो आपके मियाँ फिर लड़ते हैं, उनकी बातें बताए हुए होती हैं तो उसमें मैं अपने हस्बैंड को क्लियर करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे कंट्रोल कर लेते हैं। कहते नहीं नहीं, मेरे भाई के बच्चे हैं, वो तो आएंगे, वो तो करेंगे, आप समझो इस बात को। लेकिन मैं कैसे समझूं? मेरी सास ने मीन्स फ़ोन करके वो पहले उनको बताती हैं मेरे हस्बैंड को, वो ऑफिस से आते हैं वो शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है मैं घर जाती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अम्मी से बात मतलब कर आपको लेती। रोज एक अदालत लगती है, अदालत लगती और है। आप एज मुजरिम उस कटहरे में खड़े होके
रोज आप जो है वो कोई ना कोई उसकी मैं साफ घर से सफाई कर आई, रही होती एक इंसान घर से अपने आता है, पढ़ा लिखा होता है सब, अब पूरे में मशहूर हो गया कि अब लड़ाका है, झगड़ालू है, बच्चों को रोकती टोकती है, बच्चों को अपने सामान को हाथ नहीं लगाने देती। मीन्स मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, मेरे घर आओ बैठो खाओ, लेकिन आप जाके वहाँ पर एक की दो क्यों लगा रहे? और वो इस तरीके से लगाती है, और फिर जो है ना उसके अंदर एक ईगो है कि वो सॉरी नहीं बोलती। वो बच्ची कि माँ जैसे ही वो यहाँ से चुटकी नोच जाएगी, लो। छोटे बच्चे होता है ना, कभी कभार इतने पक्के हो जाते हैं, चुटकी नोच लो कोने में। चुटकी नोचने की तो बात मेरी क्या नाम लेते हैं, एक फैमिली है जानने वाली, तो उसकी जो नंद है ना वो क्या करती थी, मतलब अब इंतकाम लेना है भाभी से, भाभी बड़ी है, भाभी को कुछ कहेगी ना तो वो उसके बच्चों को चुटकियां नोच के यूं जाना मारना, पेंसिल लेके उसको चुप होते ना। सीरियस ना ले ले कोई चुटकी वाली बात का, मैंने मजाक किया, मस्ती की है। लेकिन ऐसा लगा दे होता है। पता चल, हाँ लगा दे। निदा ने कहा चुटकी नोच के बदला लो और आपने किस्सा भी वही सुना दिया। बहरहाल हम हंस रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन आप जिस अजियत से गुजरी हैं वो मुझे आपकी बात करने से पता चल रहा है कि आपको एक अलग इमेज आपका क्रिएट कर दिया जाता है। लड़ाका है, ये चुगलखोर है या चीटर है या कोई भी एक आपको इमेज जब आपका बन जाता है तो फिर बुली करते हैं पूरा खानदान। लेकिन मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुली नहीं होता इंसान, घर में सबसे पहले अपने ससुराल अपने घर में बुली होता है। लेकिन एक बात है कि मतलब जो भी वो बच्ची है, मैं उसकी माँ को ये कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि अब आपका मतलब आपका एक जो चलना होता है आपने चलना शुरू कर दिया, चाहे अच्छे तरीके से चाहे, लेकिन वो जो बच्ची को मतलब ये नुकसान वो माँ अपनी बेटी को दे रही है, आपसे ज्यादा उनका नुकसान हो रहा है। वो बात ये लोग समझ नहीं रही ना, मेरा कॉन्फिडेंस तो उन्होंने जीरो कर दिया। मीन्स बड़ों के आगे मेरी अदालत लग रही है, मुझसे सवालात हो रहे हैं। अब अगर मैं लाउड हो जाती हूँ तो आस पड़ोस से कहते हैं भाई इसी की आवाज़ आती है, बड़ी बहू तो बोलती नहीं। आपको पता है सच्ची बात यह है, अब तो आप बदनाम हो गई है ना, आप उस बच्ची का आना बंद करवाएं अपने घर पे। आप अपने मियाँ से कहें वो नहीं आएगी, कोई और आ जाए, आपकी अम्मी आ जाए, सब आ जाए, पर वो बच्ची नहीं आएगी। और आपको ये करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। और आए तो पेरेंट्स के साथ आए या किसी बड़े के साथ आए, जैसे होता है अकेली नहीं आएगी। बिल्कुल बेस्ट आइडिया दे रही हैं आपको, क्योंकि वो अकेली आएगी। क्योंकि असल तो इनके साथ भी मसला ये ना कि आप भी ऐसा महसूस करते हो कि मैं हर वक्त कैमरे की जद में हूँ, जैसे आपने खुद कहा, तो वो अंडर सर्वेलेंस जब आप रहते हैं तो फिर आपका क्या हाल होता है कि मैं हर चीज़ करते हुए सोच रही हूँ करूँ या ना करूँ। अपने ही घर में अनसर्टेनिटी है, तो ये चीज़ है। अम्मी से बात कर रही हूँ मैं, अपनी बहन से कर रही हूँ, उसने जाके फ़ौरन बताने। आज तो चच्ची की अम्मी से इतनी 1 घंटे बात की है, आज तो ऑनलाइन पिज़्ज़ा आया है। अरे भाई इंसान सेपरेट होता है, अपने लिए कुछ मंगा सकता है। अब वहाँ घर में लड़ाई हो जाती है, यहाँ तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, वहाँ तो पिज़्ज़े आ रहे हैं। तो भाई आपके पैसे का थोड़ी मंगाया है। मेरे हाथ पाँव काँपने लगते हैं बात करते हुए। अब पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती थी, और अब उसने 2 साल में मुझे वो कर दिया है कि मसलन मैं बात करूँ मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरी आवाज़ काँप रही है, अगर मैं लाउड हो जाऊँ तो जाहिल है, गंवार है। मीन्स सारा कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया मेरा। देखिए ये आपकी डेली की तकलीफ है ना, कि डेली वो आती है ये करती है, तो आप स्टैंड लेके उसका आना बंद करेंगी ना तो आपको 4 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना तक तकलीफ होगी, आपका मियाँ बिकेगा, आपके ससुराल, लेकिन उसके बाद बड़ी स्मूथली आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। आपको तोड़ना पड़ेगा, एक दफा स्टैंड लेना पड़ता है, और स्टैंड लेना चाहिए। हम कहते हैं कि सबको मिलके रहना है, तुम बच्चों को रोक रही हो, तुम क्या हमारे घर में नहीं आके घर को रोक रही हो, टोक रही हो, या बच्चों का आना जाना रोक रही हो। उसके चच्चा का घर है, वो खाओ पियो, मुझे कोई मना नहीं है। मेरा मसला सारा ये है कि आप मुझ पे नज़र ना रखो, और अगर रख भी रहे हो तो आगे जाके बताओ ना। तो मेरा लेवल क्यों गिरा रहे हो आगे सास नंदों के आगे? तो मैं इस तरीके से जहनी उलझन का शिकार रहती हूँ। रातों को उठना, अब मेरी बात क्या हो रही होगी, अब मेरे बारे में क्या बात हो रही होगी, अब मैं क्या करूँ। और मैं अगर हस्बैंड से शेयर करती हूँ, वो कहता है ये तो खानदानी मसाइल मेरे आगे खड़े कर देती हो। घर देखूँ, रेंट भरूँ, या मैं ये चीज़ें देखूँ। देखिए एक सर्टन एज पर या एक सर्टन टाइम पर जब ये सब होता रहता है, औरत जो है ना ये हो जाती, कोई भी बकरा है मेरे बारे में बकता रहे, कहता रहे, हाँ मुझे आई डैम केयर। एक टाइम आता है जिंदगी में तब आप इतने सुकून में, इतने पीस में हो जाते हैं कि आपको कोई फिक्र नहीं होती। वो टाइम आप जल्दी कैसे ले आएं अपने ऊपर कि जिंदगी आसान हो जाए। जब वो टाइम आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि एक बात करने से मेरे और एक
थोड़ा सा स्टैंड लेने से, इस तरह से कि ठीक है बच्ची को भी तकलीफ़ होती है, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है ऐसे कर लें कि बच्ची आए तो उसके साथ कोई और भी आ जाया करे, या बच्ची आए तो कुछ देर के लिए आए फिर उसके बाद चली जाए, ताकि आपको ही बुरा ना लगे। तो वो जो आप कह रही हैं ना कि फट जाता है इंसान, बिल्कुल वो उससे पहले ही एक स्टेप ले लेना, तो वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो अभी से सोचने लगी हूँ कि मेरी बच्ची हुई है मसलन, अब जाहिर सी बात है कज़न्स हैं, तो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा उस पर? क्या वो यही सीखेगी या वो मेरी तरह होगी, डरती रहेगी, कांपती रहेगी, कुछ बोल नहीं पाएगी, और बोलेगी तो मशहूर हो जाएगी कि ख़राब है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो ट्रॉमा जिसे कभी कभार लोग ड्रामे का नाम दे देते कि ये तो ड्रामा कर रही है, ये तो ऐसी है। एक इंसान को आप इतने दिन तक तंग करते रहेंगे। सो कैसे आप एक फूल को अगर आप बुरा भला कहते रहें, वो फूल भी मुरझा जाता है। तो वो तो एक जीती जागती लड़की है, आप उसको ब्याह के लाई हैं अपने घर, और हंसती खेलती, उसकी लाइवलीनेस ही आपको अच्छी लगी, उसकी आंखों की चमक ही अच्छी लगी, तो कैसे आप ये सब चीज़ें उससे छीन सकती हैं? तो मैं तो कहती हूँ सारा कसूर, अगर वो लड़की ट्रॉमेटाइज हुई है ससुराल में आके, मैं उस घर के सरबराह का मुझे लगता है सबसे बड़ा कसूर है, क्योंकि वो अपने बिरते पे लाई थी ना बया के कि मैं इसको बेटी की तरह रखूँगी। वैसे भी अगर घर का सरबराह अच्छा हो ना, मेरी भी 2 बेटियां शादीशुदा हैं, तो मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बड़ी वाली की भी और छोटी वाली, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सांसें ही नहीं देखी। इतना प्यार कि वो मुझसे ज़्यादा उनसे शेयर करती हैं अपनी बात कि नहीं ये है वो, मुझे नहीं बताएंगी कि ऐसी अम्मी को तो पता नहीं क्या उल्टी वो नसीहतें करेंगी। तो वो क्योंकि उनके लेवल पे आके वो उनकी बात समझती। बड़ों को अपनी बहुओं के लेवल पे आके अगर उनकी बात समझे, देखिए जब कहती हैं कि ड्रामा है ये बहुत बड़ा, जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं तो वो हकीकत पे मबनी होता है ना। अब ये तो सोचें जिसको आप ड्रामा कह रही हैं, वो जब आपने ड्रामा देखा तब वो हकीकत थी, और वही चीज़ अब आप कर रही हैं और उसको ड्रामा कह रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। सो जी मेरे पास है यहाँ पे तानिया। अस्सलाम वालेकुम। तानिया क्या कहें? मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हूँ, रोती रहती हूँ, रातों की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी थी तकरीबन 12 साल पहले। 2 बच्चे हैं मेरे, तो जॉब कर रही हूँ मैं, हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए जॉब स्टार्ट की थी। लेकिन फिर ये है कि जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, तो सास और ससुराल वालों ने तंग करना शुरू कर दिया। सुबह मैं ऑफिस जा रही हूँ, काम करके जा रही हूँ, खाना भी बना के जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ तो खाना है नहीं। अब वो बच्चों पे ब्लेम कर रहे हैं कि बच्चे खा जाते हैं। अब इतने छोटे बच्चे कैसे सब खाना खा सकते हैं? अब वो काम भी मुझसे करवा रहे हैं, सब कुछ है। चलें ये तो एक गुजर ही रही थी लाइफ, उसमें मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। मेरे ऑफिस जाने के बाद वो चले जाते हैं अपनी सेकंड वाइफ के पास, और बच्चों के थ्रू भी मुझे ये बातें पता चल रही थी। अब वो सेकंड वाइफ भी उनकी, अब वो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो गलती हो गई। अब गलती, वो उस चीज़ को पहले तो एडमायर ही नहीं कर रहे थे, अब जब उन्होंने एडमिट ही नहीं कर रहे थे, अब जब उन्होंने मान ली बात तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरी दूसरी बीवी बहुत अच्छी है। अब वो ससुराल वाले जो है ना इसके अंदर, वो सबसे ज़्यादा उनका हाथ है इसमें। सास और नंदे जो कि वो रिश्ता लेके गई हैं, ये सब चीज़ें मुझे पता ही नहीं चली ना, छुपके हुआ सब कुछ। मैं अपना घर, अपने बच्चों को देखने में मसरूफ़ थी, घर में ही रह रहे थे, घर में होते थे, छुपके ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे पता नहीं चला। दूसरी शादी हो गई, वहाँ से भी 2 बच्चे हो गए। अब वो एक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ससुराल वाले वो अपना मुझसे पैसे भी ले रहे हैं, मैं जॉब भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ। रातों की नींद उड़ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब एक इंसान किस तरह से ज़िंदगी गुजारे। अब जब आप पैसे भी अपने खुद ही खर्च कर रही हैं, बिल्कुल, तो आप क्यों, जब आपके मियाँ ने भी आपसे वफादारी नहीं निभाई, आप उस घर में रह क्यों रही हैं? उनके साथ? मैं यही आप लोगों से सजेशन लेना चाह रही हूँ कि मैं अब क्या करूँ। जब आप यही होती है यंग हो, और ऑफिस का काम मुझसे डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों को मैं नहीं देख पा रही हूँ। अपनी अम्मी, अगर आपको इस तरह की सपोर्ट है कि आपकी अम्मी का घर है, उधर चली जाओ, उधर खर्चा कर लो, बजाय इसके कि ना कदरों में खर्चा भी कर रही हो। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, बच्चों को स्कूल से निकलवा दिया गया। मेरी सास के अभी रहने दो, अभी क्या करेंगे, मैं कमा रही हूँ, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में पैसे दे रही हूँ, और खाना भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस मेरे लिए कुछ नहीं है उसमें। और फिर नंदे आ रही हैं। आप हमसे पूछने के बजाय आप खुद सोचोगी कि देखो क्यों बंदा ये कुर्बानियां देता है, इसलिए देता है कि मियाँ है ना यार, मियाँ अच्छा है, मोहब्बत है, प्यार है। जब उसने भी तुमसे बेवफाई कर ली
और ससुराल वाले सबसे मेन जो उनका हाथ है वो ससुराल वाले कान भर रहे थे। ये जॉइंट फैमिली में रहते रहते कि आपकी लव मैरिज थी, ठीक है, फिर उसके बाद भी उसने लव मैरिज कर ली। अब आप किस चीज़ का इंतजार करिए कि कौन सा ऐसा मेरिकल होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? कि ज़ाहिर है उधर भी खुद लव होगा ना उससे, 2 बच्चे हैं। देखिए लव शब्द कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल ज़िंदगी होती है। अब आपने अपने बच्चों के लिए सोचना है और आप स्ट्रगल कर रही हैं, तो अब अगर अपने बच्चों के लिए सोच रही हैं तो आप वो घर छोड़ें, अपनी माँ के पास जाएं, वही पैसा अपनी माँ को दें। बात है, इंडिपेंडेंट है, हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं, इंडिपेंडेंट जॉब करती हूँ, जॉब पे काम भी डिस्टर्ब होता है, सारी सी बात है। घर में आप इतना ट्रॉमा में बैठे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही। आपको पता है कभी कभार अल्लाह आपको इस तरह के मौके देता है और वो ये दिखाता है कि देखो ये सब तुम्हारे साथ कैसे चल रहे हैं। हाँ। तो हो सकता है कि ये आपकी डेस्टिनी में हो कि आपने और आगे जाना है, और आगे जाना है अपने करियर वाइज, और ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। कभी कभार औरतों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, सालों साल नहीं पता कि चलती। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है घर में। मैं तो एक अच्छी बहू थी, मैं एक अच्छी बीवी थी, पर मेरे साथ मैं इतना अच्छा चल रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। तो फिर तब बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा ये अल्लाह ने इशारे दिखाए थे कि तुम अपने ऊपर फोकस करो, अपने बच्चों को देखो। क्योंकि हम तो लव मैरिज इसलिए भी की थी, ससुराल वाले शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सब बहुत कोऑपरेट करते थे, सास बहुत अच्छी बनी हुई थी स्टार्ट में। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पता चला, क्योंकि मेरे माइंड में तो यही था कि लव मैरिज का ये होता है कि भाई आपको आपके मतलब का हस्बैंड मिल गया, वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, नंदे बहुत अच्छी थी। वो वक्त के वक्त साथ साथ मुझे पता चलता गया कि भाई ये आपके पेरेंट्स हैं, जी पेरेंट्स हैं, आपकी अम्मी आपका साथ देती हैं, ये सब सपोर्टिव पता ही है, जी जी सब चीज़ें। फिर तो आपको स्टैंड लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? मैं यही पूछ रही थी कि आप मुझे काफ़ी छोटी लग रही हैं, तो जब आपकी कम एज में शादी शादी, हुई थी 17 साल की एज में। 17 साल की या थी, अल्लाह। उस वक्त आपकी शादी के दौरान आपके पेरेंट्स का क्या कहना था? पेरेंट्स तो मान ही नहीं रहे थे, तो वो काफ़ी, मेरी ज़िद थी, क्योंकि मुझे ही ज़िद कर रही थी कि मुझे करनी है शादी। तो उस वक्त जो डिसीजंस होते रहे वो इसी तरह से थोड़ा इमेच्योरी चलते लेकिन मतलब जैसे लड़के वाले, मतलब मेरे हस्बैंड के जो वो थे पेरेंट्स, वो फ़ौरन मान गए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं सही है, तो वो सब सही चल रहा था। हस्बैंड मेच्योर थे उस वक्त आपके, वो कितने बड़े हैं आपसे? हस्बैंड जो है मुझसे 3 साल बड़े हैं। अक्सर मैंने ये देखा डॉक्टर साहिबा, जब यंग एज बच्चियों की होती है और लड़कों की भी यंग एज होती है, तो उनको एक सर्टेन मैच्योर एज के बाद उनको वो बच्चियां जिनसे उनकी लव मैरिज हुई थी वो पसंद नहीं आती, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते उस वक्त। उन्हें इमेच्योरिटी में, मोहब्बत में शादी तो कर ली, मगर अगर लड़का मैच्योर नहीं और फिर मैच्योर होता तो वो कहते कि ये औरत तो मेरी पसंदीदा औरत थी ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इनके साथ हुई, इनका जो केस समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत इतनी थी नहीं आपकी अर्निंग की उस वक्त, लेकिन अल्लाह ताला ने, अगेन जैसे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने रास्ता आपको दिखाया है, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड दूसरी बीवी को पाल सकते तो आपको भी पाल सकते थे। इसका मतलब आपको अल्लाह ताला ने, अब तो जो हो गया सो हो गया, कि ये ग्रोथ आपके लिए। हाँ। अब इस वक्त आप मैच्योरिटी के साथ सोच समझ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखते हुए फिर फैसला करें। देखिए ये फैसला बहुत मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपका सपोर्ट सिस्टम है तो सही, लेकिन क्या आपका सपोर्ट सिस्टम इस बात पे एग्री कर रहा है कि हाँ ठीक है कर लो, हम मैनेज कर लेंगे? आपके घर में देखें कि रिसोर्सेज इतने हैं, बेशक आप खुद अपने तौर पे स्टेबल हो गई है काफ़ी हद तक माशाल्लाह, लेकिन बच्चे छोटे हैं बस। अक्सर ऐसा होता है, औरतें जो है ना डॉक्टर साहिबा, वो ये समझती हैं कि अच्छा वो लौट के बुद्धू घर को आए, ये घर का क्या कल का भूला अगर शाम को घर आ जाए, वो वाला भूला नहीं कहते। तो अब तो उन्होंने 2 बच्चे भी पैदा कर लिए उधर भाई, भूले अब है नहीं, अब वो भूले अब तो वो निभाएंगे, खुश है और वो मैच्योरिटी की शादी है। अच्छा एक बात मुझे बताएं कि जो आपके बच्चे हैं, जब आप मतलब काम पे जाती हैं तो आपकी जो इन लॉज हैं वो उनसे प्यार करते हैं? उनको नहीं, बच्चे जो मैं घर पर आती थी तो मुझे बताते थे कि भाई हमें तो डांटा जाता है, और बेटी माशाल्लाह मेरी 9 साल की है, तो वो मुझे बताती थी कि मम्मा ऐसा होता है घर में, इस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया जाता है। अब मैं जब वापस आऊँ तो जब बच्ची मुझे बताती थी, वो बच्ची माशाल्लाह मेरी कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, वो आके मुझे बताती थी कि मम्मा दादी ने तो ऐसा बोला। अब वो मुकर जाती थी, नहीं नहीं फिर ऐसा है तो तुम अपने बच्चे साथ ले जाओ। अब मैं मजबूर थी कि मुझे घर भी चलाना था, सब चीज़ें देखनी थी, तो वो फिर अभी तो खैर मैं अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ, 1 महीना हो गया, तो अब यही है कि फ़ैसला करना है मुझे कि मैं अब क्या करूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए मुझे। अभी भी तानिया मैं कहूँगी कि सोच समझ के करें, क्योंकि अभी इस चीज़ के लिए इतनी बड़ी नहीं लग रही मुझे आप। यानी इतनी बड़ी सी मुराद ये है कि देखिए छोटी एज में शादी हुई है, अभी भी चल रहे सब कुछ आपके साथ लाइफ में, मैनेज कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में ना एम्प्लॉय वाली साइड पे ज़्यादा है। यानी आप अच्छी जॉब कर रही हैं, आप अर्न अच्छा कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं,
लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को प्रैक्टिकली होके फिर सोचिएगा ताकि कोई रिग्रेट ना हो। थोड़ा स्पेस जैसे आपने दी है ना कि अभी कोई फैसला करने से पहले जब आप स्पेस लेते हैं तो सेपरेशन की तरफ जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी जो गिराएं बनी होती हैं वो सुलझ जाती हैं और आपको फिर पता चलता है, वो टाइम अपने आप को आप देते हैं कि मुझे आगे करना क्या है। बिल्कुल, क्योंकि हम सबकी लिमिटेशंस होती हैं, हाँ। परफेक्ट कोई नहीं होता और हर कोई नहीं मैनेज कर सकता अकेले से जिंदगी। जो हम लोग हर किसी को मुंह फाड़ के मशवरा दे देते हैं ना, हम अलग हो जाओ, बच्चे हैं। हर कोई अकेलापन मैनेज नहीं कर सकता। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे आपके मियाँ ने कुछ भी किया हो आपके साथ, फिर भी औरतें इन्वॉल्व होती हैं उस आदमी के अंदर। अगर वो इन्वॉल्व हैं, अगर वो उसके साथ प्यार करती हैं, तो फिर तो आप उसको सबक नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप फिर अपने साथ ज्यादती करेंगे। और वो आपके जो हस्बैंड है वो बच्चों से प्यार करते हैं? जी, बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दोनों से करते हैं, बेटी से भी, बेटे से। ना ये तो उनके प्लस खर्चे पॉइंट भी है ना। पूरे करते हैं सारे टाइम से? नहीं, अखराजात कुछ भी नहीं पूरे करते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं यार उठाते, ये कैसा प्यार है? कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई हुई। इवन कि हम अगर रेंट के घर पे भी रह रहे हैं तो रेंट भी मैंने देना है, सब चीज़ें भी मैंने चलानी है, ईच एंड एवरीथिंग आप कर रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा आप भी ना ओवर मैच्योर हो गई हैं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। आप फोकस अपने बच्चों पे करके, तो अगर आप रेंट नहीं देंगी कि मेरे पास है ही नहीं है, कि मैं तो बच्चों के लिए तालीम के लिए आपके स्कूल से निकलवाया, तो आपके मेरे स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बाय लॉ आपको खर्चा मिल सकता है, बिकॉज ये बाप का हक है कि वो बच्चों को हक दिया जाए, तो आप उनसे ले सकती हैं। उन्हें कुछ भी नहीं दूंगा, मुझे भी खर्चा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इसीलिए बच्चे भी हो रहे हैं, बीवी भी रखी हुई हो, तीसरी पे रख लेंगे। आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं उनके कभी ऊपर। कभार बच्चियां जो आप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। जैसे देखो फ़हीमा, बहुत सारे घरों में औरतें किचन में लगी होती हैं खुश करने के लिए सब घर वालों को, के लिए। कि बस काम करी जा रही हैं, किचन में लगी हुई हैं। तो बहुत सारी खवातीन इसी तरह जब कमा रही होती हैं तो वो सारे अखराजात उठा लेती हैं खुश करने के लिए कि किसी तरह तो मैं सेटिस्फाई कर सकूं, कहीं कहीं तो मुझे वो एक के साथ यही है फीलिंग। अच्छा, मेरा भी अपना मैं बताती हूँ, यही जब है। मैंने जॉइन बैक किया, इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि सारी जिम्मेदारियां नहीं लेना अपने ऊपर। समझिए आप, ये आपको मशवरा है कि सारी चीज़ें, निदा भी जो आपको कह रही है कि हर काम हमने नहीं करना, हमने बांटना होता है काम। घर पे बच्ची, अगर आपके घर में एक बेटी है, बेटा, जैसे मेरी बेटी और बेटा है, तो मैं कहती हूँ असद ये आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। देखो और ये अनम आपकी मैं अर्न करती हूँ, लेकिन सारे फाइनेंसेस मैं नहीं करती, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बिल्कुल तय हुआ भाई जी, उन्होंने कौन से फाइनेंसेस उठाने हैं, चाहे मैं कमाऊं या मैं वो करूं। मतलब कि ये आपको प्लान करनी पड़ती है चीजें, कि अगर औरत और मर्द कमा रहा है तो सारी चीजें औरत नहीं करेगी, ये ह्यूमन चाहे वो कितना ही अच्छा कमा रही हो। अगर कोई एक इंसान अपने ऊपर बर्डन लेता है तो हम उसको एक बात के तो उसको गधा बना देते हैं। सही हम बात बोलते हैं ठीक है, सब कुछ इसी के ऊपर डालते जाओ, और डालते ऐसा जाओ। हम ये मर्दों के human साथ भी nature- करते हैं फ़हीमा। मर्दों के साथ भी करते हैं, औरतों के साथ भी करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो हमें अपनी बाउंड्री खुद सेट करनी होती है, और घर में इवन मियाँ के ऊपर जिम्मेदारी नहीं, बच्चों पे जिम्मेदारी डालनी होती है, हर किसी पे बनाना होता है। तो मेच्योरिटी वो विद टाइम आती है। नहीं, लेकिन आप जो है अपने हस्बैंड से कह सकती हैं, अपने इन लॉ से कह सकती हैं कि मेरे बच्चे इग्नोर हो रहे हैं और इनके स्कूल्स भी जो है वो भी उठा लिया गया है क्योंकि कोई भेज नहीं सकता, तो मैं जॉब नहीं करूंगी। आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक खाने खाना, बाकी बच्चे जो है मैं लेकिन असल में जॉब छोड़ना देना बहन वही तुम्हारा सहारा है। लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा कह कर, मैं ये नहीं कह रही जॉब छोड़ दें, लेकिन आप अपने हस्बैंड से कहेंगे देखिए ये चीज़ें हैं, इस तरीके से मैं करूंगी और इस तरीके से आप करेंगे तो मेरा और आपका, मैं चाहे उसी घर में रहूँ। ये भी मैं कर चुकी हूँ, जॉब मैंने छोड़ दी थी, मैंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर मैं जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, तो फिर मैंने वापस रिजॉइन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम ऐसा जगह होता है कि रिज़ाइन करने के बाद आपको वापस रखें। तो ये भी मैंने करके देख लिया, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। और सपोर्ट करने के लिए जॉब की थी मैंने कि चले थोड़ा खर्चा आप उठा लें, थोड़ा खर्चा मैं उठा लूँ, लेकिन वो टोटली सब मेरे पे आ गया। मतलब जॉइंट फैमिली में भी मेरे पे आ गया। बच्चों के लिए आप नोटिस भेज सकती हैं, क्यों नहीं? आपको मिलेगी, बच्चों का हक है, बच्चों का हक तो उनको देना होगा। ये सारी चीज़ें ना बच्चे मेरे फेस कर रहे हैं, और मुझे उनको देख देख के ना मुझे और डिप्रेशन होता है। जाहिर सी बात है, बच्चों की कोई लाइफ ही नहीं है, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना बच्चों के पास कुछ, मतलब वो है ही नहीं, कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है बच्चों के पास। तानिया, मैं ये कहूँगी कि जब भी डिसीजन लेना है अभी, क्योंकि पहले जो हम ये करते हैं कि पिछले एक्सपीरियंसेस देखते हैं ना, अभी इस वक्त भी मैं आपको ये कहूँगी कि सोच समझ के सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या फ़ायदा होगा मेरा, किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है, सब कुछ देखते हुए फिर वेटेज प्रॉपर दे के फिर आपने डिसीजन लेना है। ऐसे बिल्कुल भी डिसीजन, ना जॉब के हवाले से, ना अलग होने के हवाले से, ना बच्चों के, किसी भी चीज़ में आपने सोचे समझे बगैर नहीं करना। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप पे मुझे भरोसा नहीं है कि आप गलत डिसीजन लेंगी,
ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये आपका पैटर्न बन जाए, क्योंकि अभी आप छोटी हैं। फॉर एग्जांपल आप नहीं रहती हैं अगर हस्बैंड के साथ फॉर एग्जांपल, तो आप आगे जाके आपको बच्चों के भी डिसीजन लेने होंगे ना, तो डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। इसके लिए देखिए ये सब चीज़ें एज के साथ हम वाइज होते हैं, हमारी विजडम जो है ना वो फ़ौरन नहीं आती, एज के साथ साथ आती है ना। ठोकरें खा खा के सीखता है, ठोकरें खा के या दूसरों की ठोकरें देख के। हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए। अक्सर हमारे माँ बाप हमें कहा करते थे तुम्हें क्या पता, हमें समझ नहीं आती थी ये बात। लेकिन ये एक और चीज़ समझ आती है। एक और चीज़ बताऊँ, दूसरों की ठोकर को ऑब्जर्व करके भी आप काम ले सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है कि सब चीज़ देखभाल के, मशवरा लेके फिर उसके बाद की। और हम क्यों इतना एम्फसाइज करते हैं कि बच्चियों की शादी तब करें, या बच्चियां खुद शादी जो कहती है ना, वो 17 साल में मोहब्बत लड़ गई इतनी कि बस सारी चीज़ें, पढ़ाई छोड़, ये छोड़, वो छोड़। इम्पोर्टेंस क्या होती है, जो अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। बच्चियों को हम बार बार हम अपने शो के ज़रिए आप लोगों को बावर कराने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी एजुकेशन और उनकी इंडिपेंडेंस अगर आपको चाहिए, कभी भी किसी के ऊपर, चाहे कोई कितनी ही बड़े आदमी की बेटी हो या किसी गरीब घर की लड़की हो, बुरा वक्त किस वक्त आए पता नहीं चलता। उनको अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। उनको, उनके पास कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि जब वक्त पड़े, मैं नहीं कह रही कि नौकरियां करें वो मस्ट है, लेकिन जब वक्त पड़े तो ऐसा होना चाहिए उनके पास कोई हुनर, कोई स्किल, कोई एजुकेशन, कोई डिग्री होनी चाहिए कि वो अपना बोझ खुद ढो सकें और जुल्म ना बर्दाश्त करना पड़े सिर्फ इसलिए कि सहारा नहीं है उनकी ज़िंदगी में कोई। उनको इतना खुद मुख्तार बना दें, इतना ही इंडिपेंडेंट बना दें कि जब आप वालिदैन कहते हैं ना हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का, बेटी का क्या होगा, शादी नहीं हुई, तो गलत घर में जो गलत उसमें झोंक देते हैं, रिश्ता गलत एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से मैं सेकंड करूँगी, मैं अपने अब्बू को इतना याद करती हूँ। मेरी 9th के छुट्टियाँ हुई थी और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा जाओ तुम सैलून में कोर्स कर लो जाके ज़बरदस्ती, और मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, तो ज़बरदस्ती भेजा और मैंने किया। वहीं से मेरा फिर लिंक बना के मैं नबीला से, रुबीना से मिली और एक एक्टिंग का करियर स्टार्ट हुआ। तो एक स्किल सीख ली मैंने उस ज़माने में। भाई कोई बच्चियाँ पढ़ाई में नहीं अच्छी तो वो स्किल सीख ले। स्किल सीखे। बहुत होती है कि हमें तो नहीं पढ़ना भाई, 10th से आगे हमें नहीं करना। ओके, अगर उनका नहीं पढ़ाई में माइंड, ज़बरदस्ती नहीं करें, थोड़ा समझाएं और उसके बाद उनको कोई स्किल सिखा दें। उनके पास किसी और चीज़ में ज़्यादा टैलेंटेड होती है, पढ़ाई में नहीं होती, वो स्किल में ज़्यादा अच्छे आगे निकल जाती है। उनके पास अगर कुछ होगा तो सुकून की नींद, हम सुकून की मौत हमें आ सकेगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े हैं, वो किसी के मोहताज नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बच्चियों को ट्रॉमा से कैसे बचाएं। बेसिकली अभी हम ज़ाहिर चीज़ें इतनी सारी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वाकई हम अपनी बेटियों को ट्रॉमा से कैसे बचा सकते हैं, क्या तरीक़ेकार हैं, तो वो क्या होंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब आप बात करें कि उसके बारे में कि बच्चों को स्किल जो सिखाना है, मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करवाती हूँ कि एडेप्टेशन ज़रूर सिखाएँ। एडेप्टेशन क्या, अगर ज़रूरत है अर्न करने की तो अर्न करें, तो फिर वो इस पर ना जाए कि मेरा सेल्फ क्या, मेरी सारी चीज़ें क्या, इस पे ना जाए। अगर आपको लगता है इस वक्त मौके की मुनासबत से अर्निंग ज़रूरी है, गो फॉर दैट। अगर आपको लगता है इस वक्त घर में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर अपनी इस चीज़ पे ना जाए कि मेरी आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि उस वक्त जो ज़रूरत होती है ना, उसके हिसाब से आपके डिसीजंस हमेशा आपको हेल्प करते हैं। आगे जाके वो चीज़ आपको कभी ना कभी मौका मिलेगा, बिकॉज आपके ना टेंडेंसी है आप उधर जाएंगे। यानी कि आप अपने मेंटल पीस को देखें। आपको लगता है अगर घर में बैठ के उस वक्त, अगर आपका रिश्ता नया नया आप बना रही हैं, आप शादी करिए, आप जॉब करते हुए या आप अपना करियर बिल्ड करते हुए शादी आपकी हुई है, तो आपको कुछ टाइम अपने रिश्ते पर टाइम देना पड़ेगा, ताकि वो बिल्ट हो, आपका एक पुख्ता एक वो हो जाए, और उसके बाद आपको लगे कि ये मेरा अपसेट है, मेरा रिलेशनशिप, मैंने अपने मियाँ को, अपने ससुराल वालों को, सबको मैंने इतना, अब मैं एडजस्ट हो गई हूँ, अब मैं अपने करियर के बारे में सोच सकती हूँ। दूसरी बात ये है कि आप अपने ससुराल में, जाहिर है जैसे आपके लिए वो नहीं, आप उनको नहीं जानती, तो वो भी आपको नहीं जानते। जो ये वाला टाइम होता है ना, उनको भी टाइम मिलता है आपको जानने का। अगर आप सुबह उठ के चली गई हैं, रात को आई तो ज़ाहिर थकी हुई हैं, खाना खाया, आप सो गई, शौहर आ गया, जेली नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी उनसे मिक्सअप नहीं होंगी। वो रियल फेस आपका नहीं देख पाएंगे कि आप कितनी जॉली हैं, कितनी हैप्पी। आप थकी भी आई हैं तो उनको तो ऐसे लगेगा
दिस इज ह्यू। और आप कितना प्यार करने वाली हैं, कितना आप उनके लिए वो कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको टाइम ही बताता है। दुनिया यानी कि अगर हम इसको एक कूजे में बंद करें तो आपके कहने का मकसद है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए क्या बेस्ट टाइम है। बिल्कुल। और इसके अंदर वो बात भी आ जाती है कि आपने किससे क्या बात करनी है, किस वक्त पे बात करनी है, ये भी बहुत मैटर करता है। सास ने कोई आपको जुमला मारा या आपको कोई ऐसी बात कही जो आपको बुरी लगी, छट पटक के आपने जवाब दिया, आपकी टाइमिंग रॉन्ग है, उससे कुछ ना कुछ हो सकता है। किस वक्त आपने उस बात का जवाब देना है, किस वक्त आपने नो करना है, किस वक्त आपने बाउंड्री सेट करनी है। वैसे अगर बच्चियों को ये पता हो तो कितनी आसान हो जाए ना जिंदगी। ये जाके हमें मैच्योरिटी में पता चलती है कि आए इतनी सी बात का हमने बतंगड़ बना लिया, या इस बात का हमने ये जवाब क्यों नहीं दिया, या क्यों नहीं दिया, उस वक्त क्यों दिया। ये सारी चीज़ें एडेप्टेशन में पता होगा कि मुझे किस वक्त क्या करना है। इसके लिए बहुत ही मैंने तो हर क्लाइंट के साथ एक कैंपेन चला लिया है। माइंडफुलनेस पे ज़रूर काम करती हूँ। मुझे लगता है कि शादी से पहले भी कुछ सेशंस थेरेपी के लेने चाहिए, लाजमी, और प्रीमैरिटल काउंसलिंग होती है। एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है कि इसको भी बजाय इसके कि आप रंगून वाला जाके खाना पकाना, चाइनीज़ राइस बनाना सीखें, वो आप यूट्यूब से अब सीख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले आप शादी से पहले कुछ दिन ये कोर्सेज करने चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। कोई शॉर्ट कोर्सेज ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल, ताकि बच्चियों को समझाएं। क्योंकि देखिए रिलेशनशिप में ना सास, अगर पहला बेटा होता है तो ना सास ट्रेन होती है हाउ टू बी अ सास, सासों की भी तो काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है, ना हस्बैंड ट्रेन होता है, ना लड़की ट्रेन होती है। तो उसमें क्या होता है, हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन एडेप्टेशन में एज वाइज आ सकता है। सना ने ना अपने हस्बैंड को कोर्सेज मतलब उसको ना बड़ा गुस्सा आ जाता था छोटी छोटी बातों पे, चाहे पेरेंट्स हो कोई भी ना, एकदम उसको पता नहीं चलता था। उसने उसको कोर्सेज करवाए, माशाल्लाह जितना उसमें फ़र्क आया ना, कितनी वाकई ऐसा लगता है कि जादू है ये। क्योंकि मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। लर्निंग कोई मसला नहीं है, लर्न सब कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के यहाँ खाली बातें तो नहीं होती होंगी ना, पूरी कैलकुलेशन होती है, पूरी आप लोग साइंस चेक करते हैं, जो भी आप एक्सरसाइजेस देते होंगे करने को। बिल्कुल फॉर्मुलेशन होती है, जितनी भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो एविडेंस बेस्ड होती हैं, जिनका मुझे पता है कि कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ज़रूर है। मेरे घर में हर बंदे ने NLP कर लिया, बच्चों ने, आदमियों ने, सब ने किया। क्योंकि देखिए चेंज आया है। क्योंकि देखिए अगर आप एजुकेशन सिस्टम भी देखेंगे, जो हमने जिस तरह की पढ़ाई की है और हमें जिस तरह रटवाया जाता था, आज का सिस्टम पढ़ाई का भी चेंज हो गया है। बच्चों को ABCD नहीं, आबा का इस तरफ चले गए हैं। तो इसीलिए साइंस ने तरक्की की है और बहुत सारी टेक्निक्स से वो आपके दिमाग को कंट्रोल में या कंपोज्ड रख सकते हैं। और अगर यंग बच्चियां हैं, स्पेशली यंग एज में शादियां हो रही हैं, जो कि आजकल दोबारा होने लगी हैं यंग एज में, सो उनको तो काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। शायद वो तैयारी के साथ अगर आप बच्चियों को रुखसत करेंगे ना, तो वो सारे बर्डन्स बेयर कर पाएंगे। अगर आप उनके कहते हैं ना, एक्सरसाइज आपके कंधे, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है। सो बेसिकली ये वाली एक्सरसाइज जो हम कह रहे हैं कि मैरिज काउंसलिंग करके उन्हें भेजेंगे, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि वो सारा बोझ ढो पाएंगी। एक और बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी मतलब लड़की या लड़का जो भी, अगर खुदा ना करे उनके दरमियान कोई चाह रहे हैं कि हम डाइवोर्स ले लें, उससे पहले एक दफ़ा काउंसलिंग ज़रूर करें। जी। अच्छा, वैसे ये इतनी शादियाँ बचती हैं ना, मुझे बताती है ना सना कि अम्मी बिल्कुल एंड पे एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, वो करती है ना ये वाली काउंसलिंग, तो कहती है उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह कहती है कि इतने लोग ऐसे आए हैं जिनकी इतनी अच्छी सेटल ज़िंदगी है और इतने खुश हैं कि इतनी दुआएं देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास भी ऐसे हैं कि जज ने खुद कहा है कि टाइम लें आप लोग, और टाइम में जज ने ये बात कही कि मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि जाके आप थेरेपी पहले ले लें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, हमारे लॉ में शायद ये चीज़ ना हो, लेकिन टाइम देने वाली चीज़ अच्छी है कि जिसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, आपस में बात करने को कहते हैं। बट अब उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि आप जाके एक दफ़ा काउंसलिंग भी करवाएं, मैरिटल काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग। तो उसमें क्या होता है कि फिर पता चलता है कि वाकई जो फैसला करना है, अगेन मैं ये कहूँगी,
डिवोर्स हो भी रही है तो रिग्रेट्स नहीं होता है। तो जब ये मैरिज काउंसलिंग के लिए जाते हैं कपल्स, तो क्या दोनों को एक साथ बिठाया जाता है या उनके अलग अलग सेशंस होते हैं? दोनों चीज़ें करते हैं, पहले अलग थ्योरीज, हाँ इसमें थ्योरीज होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला सेशन तो दोनों को साथ बिठाया जाता है, इसमें हम सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। उसमें तो बहुत लड़ाई होती होगी। अच्छा है ना, इसमें रूल्स होते हैं। अच्छा, हम लोग तो ये होता है कि देखें, हम सिर्फ कपल काउंसलिंग नहीं, फैमिली थेरेपी के भी हमें दोनों 7 एस्पेक्ट सिखाए जा रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमने ये चीज़ मैनेज करनी सीख ली होती है कि पहले रूल्स बनाना है, बाउंड्रीज, जैसे मैंने कहा था उस वक्त कि बाउंड्रीज ज़रूर बनी होती है कि ठीक है जब आपकी टर्न आएगी मैं आपकी ज़रूर सुनूंगी, लेकिन उससे पहले आपने बोला तो मेरी अटेंशन जहाँ वहीं रहेगी, मैं आपकी तरफ देखूंगी भी नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हमें थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन के साथ, कामली, प्यार मोहब्बत से सब करके करना पड़ता है, एंड देन दे कोऑपरेट। देखिए, आप समझाते हैं ना, लोग समझते हैं। इसीलिए मैंने अडेप्टेशन वाली बात के बाद मुझे जो दूसरी चीज़ ऐड करनी थी वो थी कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, क्या ये अगर मैं कहूँ इकोनॉमिकली ये बजट्स में आ जाएगा कपल्स के? अच्छा, बहुत महंगी तो नहीं होती हैं काउंसलिंग्स? वैसे तो काउंसलिंग के रेट्स डिफरेंट चार्जेस होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ वो जो ज़िंदगी का फैसला है उसके हिसाब से देखें तो महंगी है। हाँ, हाँ, तो होने जा रहा है, हाँ। उससे उसके हिसाब से देखें तो आपको क्या लगता है? क्योंकि दिल दुखता है ना पेशेंट्स का इस चीज़ पे। अच्छा, इस पे इतने पैसे, इस पे इतने पैसे दें, तो लोग हमारे यहाँ पर ये भी करते हैं, लेकिन जिंदगियां बच जाती हैं। ये जिंदगी पे बात है ना, क्योंकि देखें दोनों की जिंदगी आपस में जुड़ गई है अब। और उनके साथ अगर मजीद और 3 जिंदगियाँ 2 जिंदगी आ चुकी हैं तो फिर अगेन उससे देखा जाए तो इतना महंगा सौदा कभी कोई नहीं। ऐसा आया आपको, किसी आदमी को हाथ उठाने की आदत हो और वो अपने आप को बदलना चाहता है, लेकिन वो बर्दाश्त, वो अपने गुस्से को और वो नहीं कर पा रहा, तो उसका हाथ उठ जाता है, वो अपना रिश्ता नहीं ख़त्म करना? कोई ऐसे लोग आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, और ऐसे लोग अक्सर सेपरेटली आते हैं। हाँ। वो वाइफ को साथ लेके नहीं आते, उन्हें लगता है कि वाइफ साथ आएगी तो फिर वो चढ़ जाएगी सर पे कि मैं तो सही होना चाह रहा हूँ तो मुझे बार बार प्रॉम्प्ट करेगी, और दिस इज़ इट, ऐसा है भी। अब जैसे कोई अगर सही होना चाह रहा होता है ना, तो मेरे पास जैसे एक क्लाइंट आते हैं, ये तो हस्बैंड वाइफ की बात है, मैं थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ उसमें। एक क्लाइंट आता है, एक बच्चा आता है, बच्चा लाइक 17-18 ईयर्स का, और वो ये कहते हैं कि जब से मैं काउंसलिंग में आ रहा हूँ मेरे बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं आया तुम में, मैं जाके उनसे बात करूँगा। 5 मिनट हुए, काउंसलिंग ख़त्म हुई, बाहर गए, बाहर अगर वो यूँ टेढ़ा मेढ़ा चलता जा रहा है, मैं अंदर जाके बात करता हूँ कि इसका बाकी है अभी सेशन, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, तो लोग थोड़ा सा टाइम भी नहीं देते लोगों को बेहतरी की तरफ जाने में, इतना ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स करते हैं। मैं ये बात जाके तुम्हारे काउंसलर को बताऊँगा, उसके जहन में ये क्या आ जाता है, टीचर वाला रोल आ जाता है। तो फिर हम उससे बताते हैं कि आपके पेरेंट्स कोई या कोई भी हमारे पास शिकायतें लेके आ रहे हैं, पहले हम ये देखेंगे कंडीशन क्या है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो इतना रेपो बना के फिर चलना पड़ता है। इसी तरह जब हस्बैंड्स आते हैं ना हाथ उठाने के लिए, तो अकेले आते हैं, क्योंकि उनको होता है कि हमने ये चीज़ वाइफ के सामने मेंशन कर दी तो वो ही इतनी बातें करेगी या इतना सुनाएगी, मेरा मैटर रह जाएगा, बिकॉज ही वांट्स दिस कि हाँ मेरी चीज़ सही हो। और ये सिर्फ एक जगह नहीं आ रही होती इनके हाथ उठाने वाली चीज़, और दूसरी जगह भी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो रही होती है। अक्सर लोग ऐसे आए, एक मेरे पास क्लाइंट आया, उन्होंने कहा कि मेरी जो ये वाली वर्क प्लेस है और ये वाली लाइफ है ये बहुत डिस्टर्ब, बाकी सब तो सेट है। ठीक है, ये आके उन्होंने खुद कहा। मैंने कहा ठीक है, फिर पहले बाकी सब पे बात करें तो कैसा रहेगा। यानी प्रॉब्लम घर के अंदर थी, मगर वो डिस्टर्बेंस, वो थॉट्स वर्क प्लेस पे आ रही, फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं आ रही। जब ये सारी चीज़ें नहीं आ रही तो उसके बाद उनको लगा अब मुझे हेल्प लेनी है, और फिर पता चला कि थॉट्स क्या आती हैं घर से रिलेटेड, कि बाहर जाने के बाद गिल्ट होता है मैंने वाइफ के साथ अच्छा नहीं किया, वो बेचारी तो मेरा ही ख्याल कर रही थी, मैंने उसे बातें सुना दी। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हर कोई इतना इंसेंसिटिव नहीं होता, लेकिन क्या है कि हमें बात करनी नहीं आती है ना, हमें अपने आप को एक्सप्रेस प्रॉपर करना नहीं आता, ना प्यार प्रॉपर एक्सप्रेस करना आता, ना गुस्सा। चलते हैं अगली साइमा की तरफ। जी साइमा, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद एक सास हूँ। हाँ। मैं इस ट्रॉमा से निकलना चाह रही हूँ, जो जिस ट्रॉमा से आजकल मैं गुज़र रही हूँ। हाँ। क्योंकि जो है मेरी अपनी सास ने मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया, क्योंकि मेरे साथ जो है मेरे हस्बैंड की 2 फुफिया भी साथ रहती हैं, फुफिया सास भी साथ रहती हैं। अब वो फुफिया सास जब साथ रहती थी, 3-3 सासें हो गई थी मेरी। अब वो जब मैं किचन में जा रही हूँ तो वो कह रही हैं क्या कहते हैं, इतनी मिर्चें डालनी है, इतनी हल्दी डालनी है, और हस्बैंड ऑफिस से घर आ रहे हैं तो आप तख़त पे लेटिए, हस्बैंड कमरे में लेटेंगे, आप अंदर कमरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो क्या पिक करेंगे। अब जिठानी के बच्चे होते थे, वो क्या पिक करेंगे कि आप लोग कमरे में सो रहे हैं, दरवाज़ा खोल के सोएं। इस कद्दर सख्तियाँ उन्होंने मुझे की हैं, और बिल्कुल मासी बना के रखा हुआ था। बर्तन, झाड़ू, कपड़े सब आप करेंगी, सिर्फ किचन उनके
होल्ड करती थी वो किचन को कि बस मैं किचन में जाऊँ तो वो कहती किचन से आप बाहर आई, मैं आपको मिर्ची हल्दी निकाल के दूँगी, मैं आपको ऑयल बताऊँगी इतना ऑयल डालना है। मासी को आप एक मासी की तरह हैं, एक साबुन ले लें आप, इसमें आप 100 कपड़े धोएं। मेरे हस्बैंड की 80% सैलरी मेरी सास ले लेती थी, 20% मुझे देती थी कि बच्चों की एजुकेशन का खर्चा आप लोग खुद उठाएं। अब फिर वो मुझे उसका खर्चा उठाना पड़ता था। और फिर जो है ये कहीं मेरे मैके वालों की दावत नहीं कि ख़र्चा बहुत होगा, मैं कभी सोचूं कि मैं अपने मैके वालों को बुलाऊं, नहीं, बुलाने की ज़रूरत नहीं, बहुत खर्चा होगा। अब दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं, कोई मेहमान आ गया, भाई आप उठें और रोटियां बनाएं जाके। इस तरह की मेरे साथ सख्ती। अब ये कि अब कुछ अर्सा हुआ है, मेरी सास का इंतकाल हुआ है, अब मैं अपने बेटे की शादी कर दी है मैंने। ये अब जो दोनों मेरी सासें हैं, फुफिया सास, वो थोड़ी बूढ़ी हो गई हैं, अब वो अब उस तरह की सख्ती नहीं करती। अब मैंने अपने बेटे की शादी कर दी, अब मेरे अंदर वही सास दोबारा लेने लगी है। अब मैं निकलना चाह रही हूँ इस ट्रॉमा से, मगर मैं कहती हूँ अपनी बहू को कि नहीं, ये कैसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, मैंने तो इतनी कफस में दी, नहीं इसको भी जल्दी उठाओ, इसको भी सुबह 5 बजे उठाओ, इसके साथ भी यही सख्ती करो। आपको ये पता है कि आप ये कर रहे हैं? हाँ, मैं ये इस ट्रॉमा से निकलना चाह रही हूँ। आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं? हाँ, मैं गलत हूँ, मगर मैं निकल नहीं पा रही। जहाँ वो सही सही बच्ची चल रही अच्छी बात है कि अगर आप मैं निकल नहीं पा रही। पॉजिटिव साइन है ना ये, मतलब ये अच्छा साइन है कि आप इंसान बुरी एक्चुअली नहीं है। अगर मैं नहीं निकल पा रही, अब मुझे आप मशवरा दें, मैं क्या करूँ? मशवरा दें भैया आप तो मैं क्या करूँ डॉक्टर सना? हाँ, ट्रॉमा से कैसे वो बाहर निकलूं? सबसे बड़ी बात ही अच्छी है कि उनको पता है। इंसान को खुद पता ही नहीं होता कि वो ट्रॉमेटाइज्ड है। जी बिल्कुल। सबसे अच्छी बात वाकई में यही है कि आपको पता है और आपको ये भी पता है कि वो निकल कहाँ रहा है, ठीक है ना, कैसे निकल रहा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि पहले तो मैं एकदम आपकी बात सुन के मैं ये हुई कि इतना सारी चीज़ें और वो जो धूप में सालन वाली चीज़, तो मुझे ये ख्याल है कि ऑब्वियसली ससुराल वालों को बुलाना, आपके मैके वालों को बुलाना तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि गैस जो निस्बतन सस्ती है वो यूज़ नहीं हो रही, माचिस की तीली यूज़ नहीं हो रही। थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएं कि आपके हस्बैंड कैसे आपके साथ बिहेव? मेरे हस्बैंड का तो ये है, वो जब अकेले में मेरे साथ होते हैं तो सही होते हैं, मगर जब माँ बहनों के साथ होते हैं और जो है क्या कहते हैं फुफिया सास, मेन जो है वो फुफिया सास और सास है। धंधे मेरी इतनी ख़राब नहीं है, मगर वो तीनों जो मेरी जो फुफिया सास है ना, वो 3 सासों का और आपकी सास का क्या रहता था? क्योंकि उनकी भी जाबिर और जालिम, वो भी जाबिर और जालिम। एक बजे तक वो ये पूछ रही हैं आपसे कि जो आपकी फूफी सास हैं, जो 2 फूफियाँ रह रही हैं, उनका ताल्लुक आपकी सास से कैसा है, आपका नहीं पूछ रही। वो ऐसा है कि बस हम प्याला हमने वाला। उन्होंने आप टीम अप करके, उनकी शादियां नहीं हुई हैं दोनों की। शादियां नहीं होंगी तो सारे वो हमारे ही घर में है ना। एक ब्रेक के बाद आते हैं और फिर हम इनकी बात पर डिस्कशन करते हैं। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बात कर रहे हैं उस ट्रॉमा पे और अभी के जो बेयर करती हैं हमारी ख़वातीन, स्पेशली शादी के बाद। यहाँ एक सास का ट्रॉमा जो कि उन्होंने बयान किया ब्रेक पे जाने से पहले कि वो जिस टॉक्सिक माहौल से गुज़रती रही हैं सारी ज़िंदगी, 3 सासें मिलके, फुफिया सास और सासें टीम अप करके उनके ऊपर सवार रही हैं, वो बिटर हो गई हैं। वो उन सारे हालात की वजह से इतनी कड़वी हो गई हैं कि वो सारी कड़वाहट वो जनरेशनल कड़वाहट बन गई है और वो अब अपनी बहू के साथ उसी तरह बिहेव कर रही हैं और ये बात वो रियलाइज़ कर चुकी हैं, मगर वो इस दलदल से निकलना चाह रही हैं और इसीलिए हमने आपसे सवाल किया था डॉक्टर सना कि उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो आपकी इंसाइट है ना, जो आपने सोचा है कि मेरे अंदर ये चीज़ आ रही है, इसका मतलब अगेन अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप उसमें ना फंसें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम अपना रोल देखते हैं ना और दूसरे का रोल देखते हैं, जैसे मैं भी बहू थी तो ये भी बहू थी, तो यहाँ पर जो चीज़ आपको नापसंद थी ना अपने लिए कि मेरे साथ एज अ बहू नहीं करना चाहिए था, आपने उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, यूँ कहना आसान है मैं जानती हूँ, लेकिन जब करो तो मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपकी अपनी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं होती कि हमने सिर्फ खा लिया, पी लिया, दवाई ले ली, कर लिया, हमारी इमोशनल हेल्थ भी होती है। और आपका जो ये डैमेज था, जो नुकसान था, ट्रॉमा था, इमोशनल था, जैसे जज्बाती तौर पे था। मिसाल के तौर पर सबकी बातें सुनना, सबका फिर बर्दाश्त करना और अपने आप को रोकना,
तो यहाँ ये देखें कि अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अच्छी जो आप कर सकती हैं और अपने आप को सुकून दे सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको कुछ करना अच्छा लगता है, क्योंकि अब तो देखिए बहू आ गई, आप कुछ तो फारिग हो ही गई होंगी कामों से, तो अब ये देखें आपको कुछ करना अच्छा लगता है तो वो कीजिए ताकि आप अच्छा महसूस करें, ताकि थोड़ी बिजी रहे ना। फिर बिल्कुल, और फिर आप उन चीज़ों में पड़ेंगी ही नहीं, जैसे मैंने कहा बिजी रहेंगी तो उन चीज़ों में पड़ेंगी ही नहीं जो चीज़ें आपको लगता है कि एज अ सास मैं अब अपनी बहू के साथ कर रही हूँ और आपको पसंद भी नहीं है वो चीज़ें, यानी वो वाली पैटर्न दोहराना। क्योंकि हम इसे कहते हैं कि ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ना वो ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो इस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफरेंस को रोकने के लिए ना अगर आपको चुना गया ना तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप बस अपना रोल इस तरह देखें, लेकिन अपने आप को भी पुरसुकून करें, अपने अंदर भी जोश लाएं, अपना भी सुकून लाएं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, ऐसे काम करें जिसमें आप बिज़ी भी रहें, खुश भी रहें, और फिर उसके बाद आपकी तवज्जो इतनी ज़्यादा वहाँ वैसे भी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो फिर आपने अपना रोल बदलना है कि अगर मैं इस जगह थी तो मैं क्या चाहती थी कि मेरे साथ कैसा किया सबसे जाए। बढ़कर एक फार्मूला होता है कि आप जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन भी होगा। हो सकता है कि आप इतनी बर्दाश्त करने वाली खातून थी कि आपने अपनी सासों के जुल्म बर्दाश्त कर लिए, जो आपकी बहू है अभी तो वो चुप है, लेकिन फिर जब वो लावा फटेगा ना तो फिर वो उसकी लपेट में वो पूरे घर को ले जाएगा। बिल्कुल, वो आपके बेटे को अलग हो जाएगी लेकर, जब उसको वो सुकून मेंटल, ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपकी तरह पूरी ज़िंदगी बेयर कर जाए कि अच्छा जी जुल्म सहती रही। अभी आपको ये एहसास हो रहा है, बाद में आपको रिग्रेट होगा कि मैंने तो अपना बच्चा अपने हाथ से खो दिया, उसको वो सुकून वाला माहौल ही नहीं दिया। क्यों लड़की जाएगी अपने मियाँ को अलग घर में लेके जब उसको घर में अपने मियाँ के साथ जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है उसमें तो सुकून मिल रहा है, वो क्यों पागल है कि वो अलग जाके अपनी जिम्मेदारियाँ कभी भी नहीं बिल्कुल जाए। हाँ। और दूसरी बात आपको भी इसमें खुशी मिलेगी, और जब ये सारी चीज़ें होने लगेंगी ना, जैसे उन्होंने बताया कि उसको सुकून नहीं मिलेगा तो वो चलेगी, तो आप कहेंगी कि मुझे तो ना सास की तरफ से सुख मिला ना मुझे बहू की तरफ से सुख मिला। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपने इस चीज़ को पकड़ने की, नहीं मैंने अब इस चीज़ को, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला ना, मुझे इस चीज़ को देखना है। वैसे आपकी बहू है कैसी, उसके मुतालिक आपने कुछ नहीं बताया अभी तक। मेरी बहू अच्छी है, मगर मैं उसमें वही अपने आप, लेकिन आप अपना आप तो आपने बताया ना कि मैं नेगेटिव बनती जा रही हूँ, लेकिन बहू आपकी पॉजिटिव है, आपके साथ बहुत अच्छा सलूक पॉजिटिव है। तो जब वो आपके साथ अच्छा सलूक कर रही होती है तो उस वक़्त आप अपना सलूक जो आपके साथ हुआ होता है वो आप याद किया करें कि जब मैं अपनी सास के साथ ये कर रही होती थी और वो आगे से ऐसा करती थी तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी। तो उस वक़्त आप ही हैं जो बदल सकती हैं अपने आप को। और अच्छा डॉक्टर साना, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, लोग अपने आप को पॉजिटिव कैसे करें? अब इनको पता है कि ये नेगेटिविटी की तरफ जा चुकी हैं, क्या एक तरीक़ेकार है अपने आप को पॉजिटिव करने का? जब आपको ख़यालात नेगेटिव आ रहे हो, आपको ये आ रहा हो कि अच्छा इसने जान के किया होगा, अच्छा इसने ये चुगली लगाई होगी, या आपके दिमाग में आए, तो आप अपने एक इंसान अपने आप को पॉजिटिव कैसे करें? बिल्कुल, अच्छा ये मैसेज मैं सबको भी दूंगी जी, जनरली मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल जनरली 3 चीज़ें, आसान भी रहेगा याद करना। सेल्फ सेल्फ सेल्फ। अब पहला सेल्फ अवेयरनेस, जैसे आपने बात की सेल्फ अवेयरनेस कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को डांट रही हूँ, बच्चों को मार रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मुझे प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है। सेल्फ अवेयरनेस जितनी होगी तो ख़ुद को बदलने का भी बदलना भी चाहेंगे, ठीक है। और जब जितनी आपको अपने बारे में नॉलेज होती जाएगी उतना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे बजाय लोगों को ब्लेम करने के। दूसरी चीज़ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर सिर्फ ये नहीं होता कि हमने अपना अच्छा सा लिबास पहन लिया, तैयार हो गया, सारी चीज़ें। सेल्फ केयर हमारे इंटरनल भी होता है। मैं अपना मी टाइम कितना ले रही हूँ, मैं अपने आप को टाइम कितना दे रही हूँ। देखिए सास से तो ज़्यादातर मी टाइम इस तरह लेती कि वो ड्रामे देख रही होती है। बिल्कुल, तो ये मी टाइम टीवी देख रही होती है, उनका मी टाइम तो जाहिर है वो चल ही रहा होता है। बिल्कुल, लेकिन ये मी टाइम हेल्दी है या नहीं है। हाँ, देखिए सेल्फ अवेयरनेस मैंने इसीलिए कहा कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से फिर वो बैठ के टीवी देख रही हैं। क्या उनको सिर्फ इसलिए बैठ के टीवी देख रही है कि बाकी उनको पता है सारे काम तो बहू ने कर लेना है, और जब बहू ने कर लेना मुझे तो कोई काम नहीं करना, तो मुझे सिर्फ इसको देखना है, उसको मीम निकालनी है। वो निकालने के लिए आइडियाज़ भी मीम अक्सर मिल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें, तो सेल्फ अवेयरनेस होगी तो फिर उसके बाद आपके अंदर बेहतरी आएगी, और फिर सेल्फ केयर होगी तो पावर आएगी। सेल्फ केयर हम सिर्फ फिज़िकली, जैसे मैंने कहा ना, फिज़िकली नहीं होता, इमोशनली भी होता है, स्पिरिचुअली भी होता है। हम क्यों कहते हैं बाहर जाओ, थोड़ा पार्क में वॉक करके आओ, थोड़ा घूम के आओ। अल्लाह ताला ने फ्री में हमें जो ना आसमान दिया हुआ है, जब चाहो देखो खूबसूरती इसकी। ये सब चीज़ें हमें इंटरनली सुकून देती हैं। जितना नेचर से कनेक्ट होते हैं ना,
उतना हमें अच्छा महसूस होगा। यहाँ मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगी, लेकिन जाने से पहले यही कहूँगी कि आज का टॉपिक था कि जो नाजों से पली हुई बच्चियाँ हैं वो ट्रॉमेटाइज होंगी। सो माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चियों की शादी कर दी तो बस आपका फ़र्ज़ ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है माँ बाप का कब्र तक फ़र्ज़ ख़त्म नहीं होता अपने बच्चों को लेके, और उनको लग रहा है कि अगर उनकी बच्ची ट्रॉमेटाइज हो रही है, बहुत सारी माएँ अक्सर उनके घरों में नाजायज़ घुसती भी हैं। हर चीज़ में म्याना रवि होनी चाहिए, ये नहीं कि वो जान जान के घुसे और उसको सुख का सांस ही ना लेने दें और उनकी ज़िंदगी और बर्बाद कर दें। मगर अगर आपको लग रहा है कि वो बुझ गई है और उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो एज़ वालिदैन आपका फ़र्ज़ ख़त्म नहीं हुआ। मैं फिर यही कहूँगी, मर के निकलना इज़ नॉट आर सेंटेंस कि ससुराल में जाओ तो मर के निकलो। और मर के निकल रही होती हैं बच्चियाँ, जला देते हैं उनको, डिप्रेशन की वजह से वो खुदकुशियाँ कर लेती हैं, और ये चीज़ आजकल बहुत माशरे में नज़र आ रही है। सो प्लीज़ वो जो जिगर का टुकड़ा आपने किसी के हवाले किया है, उस जिगर के टुकड़े की थोड़ी बहुत पूछगछ रखते रहिए। माली आप ही रहेंगे सारी ज़िंदगी उसके। अपने फूलों को मुरझाने ना देना। इतनी मुश्किल से सींचते हैं, परवान चढ़ाते हैं अपनी औलाद को, तो ऐसे आप अंधे कुएं में नहीं उनको फेंक सकते। सो माँ बाप से ज़्यादा शायद कोई चाह नहीं सकता अपनी औलाद को, तो आप उनकी पूछगछ रखें, और अगर वो सुखी नहीं है तो उनको दुखी होने से बचाएं या उनको ख़त्म होने से बचाएं। मैं तो ससुराल वालों से भी यही कहूँगी कि प्लीज़ वो किसी की अमानत, किसी की बच्ची लेकर आए हैं तो उसको फलने फूलने दें, वो खिलेगी तो आपका बाग महकेगा, आपका खुद का घर महकेगा, उसको मुरझाने ना दें। तो खुदा का खौफ हो जिनके दिलों में, तो वो ये बात ज़रूर समझेंगे, सोचेंगे, और किसी की बच्ची को इस तरह तकलीफ़ और दुख से नहीं गुजारेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का। ये था हमारा आज का शो। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।